नमस्कार साथियों, एक बार फिर आपका स्वागत करता हूँ अदम्य एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं महेश सरेल और आज हम लोग बायोटेक्नोलॉजी को एनसीईआरटी रिवीजन करके खत्म कर देंगे। बायोटेक्नोलॉजी के आपके एनसीईआरटी में 2 चैप्टर है। पहले में उसकी कुछ डिटेल्स है, दूसरे चैप्टर में उसके कुछ एप्लीकेशंस हैं। तो उन दोनों को हम पढ़ेंगे और दोनों को पढ़ने के बाद में ढंग से उसकी एनसीईआरटी को रीडिंग करके खत्म करेंगे इस एक ही लेक्चर के अंदर। तो 17वां लेक्चर है हमारा। शुरू करते हैं हम लोग कि बायोटेक्नोलॉजी क्या है। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी में 2 चैप्टर है। बायोटेक्नोलॉजी का पहला चैप्टर कौन सा है वो ध्यान से देखिए, ये वाला। तो आ जाइए, ये ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस इसका पहला नाम है। तो अब यहाँ पर आ जाइए मेरे बेटा, ये देखिए, ये हो गया है सेट। अब आ जाइए, यहां से हम लोग शुरुआत करते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी के अंदर क्या होता है, कैसे होता है और क्यों होता है। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी डील्स विद द टेक्निक्स ऑफ यूजिंग लाइव ऑर्गेनिज्म और एंजाइम्स फ्रॉम ऑर्गेनिजम्स टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स एंड प्रोसेसेस यूजफुल टू ह्यूमंस। कहने का मतलब यह है कि बायोटेक्नोलॉजी डील्स विद टेक्निक्स, ये किसी टेक्निक के साथ में डील करती है। कौन सी टेक्निक? ऑफ यूजिंग लाइव ऑर्गेनिज्म और एंजाइम। मतलब बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्निक है जिसमें लाइव ऑर्गेनिज्म और एंजाइम को यूज किया जाता है, जिससे ऑर्गेनिज्म क्या हो सके, प्रोड्यूस कर सके कुछ प्रोडक्ट और कुछ प्रोसेसेस जो ह्यूमंस के लिए यूजफुल हो। इन दिस सेंस मेकिंग कर्ड, जैसे दही बनाना, ब्रेड बनाना, वाइन बनाना, विच आर ऑल माइक्रो मेडिकेटेड प्रोसेस। ये देखिए, जैसे आप दही बनाते हैं या फिर आप वाइन बनाते हैं या फिर आप क्या करते हैं, ब्रेड बनाते हैं, तो ये सब बायोटेक्नोलॉजी की टेक्निक से हो पा रहा है। ठीक है बेटा जी, could also be thought as the form of biotechnology. However, it is used in a restricted sense today to refer to such of those processes which use generally modified organisms to achieve the same on the larger scale. Further, many other processes techniques are also included under biotechnology. For example, in vitro fertilization. अब देखिए, उसके अलावा आजकल और भी टेक्निक्स आ चुकी हैं। जैसे आप दही बनाते हैं, जैसे आप ब्रेड बनाते हैं, वाइन बनाते हैं, ये तो बायोटेक्नोलॉजी में आप देखते हैं। लेकिन उसके अलावा आजकल और भी कई सारी टेक्निक आ चुकी हैं, जैसे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है, टेस्ट ट्यूब बेबी है, सिंथेसिस ऑफ जीन एंड यूजिंग इट, किसी जीन को सिंथेसिस करके उसका यूज करना है और डीएनए वैक्सीन को डेवलप करना है और सारे डिफेक्टिव जीन्स को हटाना है। ये सब बायोटेक्नोलॉजी का ही पार्ट है। तो यहां तक आपको समझ में आ गया है कि बायोटेक्नोलॉजी बेसिकली होता क्या है। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। भाई जैसे कोरोना आया था, तो कोरोना में जो वैक्सीन बनी थी वो भी बायोटेक्नोलॉजी की मदद से ही तो बनी है, वरना थोड़ी बन पाती। वैक्सीन भी तो बायोटेक्नोलॉजी की मदद से ही बनी है बेटा। ठीक है, तो सब कुछ खेल किसका है? बायोटेक्नोलॉजी का है। सारा खेल किसका है? बायोटेक्नोलॉजी। यहां पर आ जाइए, द यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ईएफबी, ये डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए कि ईएफबी का मतलब होता है यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी हैज गिवन अ डेफिनेशन। उन्होंने एक डेफिनेशन दी है किसकी? बायोटेक्नोलॉजी की। और वो डेफिनेशन क्या है कि that given a definition of biotechnology that encompasses both traditional view and modern molecular biotechnology. The definition given by EFB is, ये definition क्या है? तो definition ये है कि क्या है विशाल, ये डेफिनेशन है कि द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिज्म सेल्स पार्ट्स देयर ऑफ एंड मॉलिक्यूलर एनालॉग्स फॉर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए, किसी सर्विसेज को देने के लिए हम क्या करते हैं? नेचुरल साइंस यानी प्राकृतिक साइंस लगाते हैं, जिसमें ऑर्गेनिज्म सेल्स को यूज किया जाता है और फिर प्रोडक्ट्स और सर्विस को दिया जाता है। और ये डेफिनेशन किसने दी है? तो ये डेफिनेशन ईएफबी ने दी है। और ईएफबी का मतलब होता है यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। यहां तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आगे की ओर बढ़ता हूं कि बायोटेक्नोलॉजी के क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं। तो प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी से हमें डील करना है। Among many, ऐसे तो बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं, the two core techniques that enable birth of modern biotechnology are, लेकिन 2 मेन टेक्निक हैं जो बायोटेक्नोलॉजी को क्या करती है? जन्म देती है। पहली टेक्निक है जेनेटिक इंजीनियरिंग। पहली टेक्निक कौन सी है? जेनेटिक इंजीनियरिंग। टेक्निक्स टू अल्टर
द केमिस्ट्री ऑफ जेनेटिक मटेरियल डीएनए एंड आरएनए। इसमें क्या होता है कि जो जेनेटिक मटेरियल होता है डीएनए या आरएनए, उसका ऑल्ट्रेशन होता है। क्या होता है? उसका ऑल्ट्रेशन होता है। बहुत ही बढ़िया। अब आगे चलते हैं। आगे क्या है? हाँ, तो देखिए जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या होता है कि जेनेटिक मटेरियल का ऑल्ट्रेशन होता है। और जेनेटिक मटेरियल क्या है? चाहे वो डीएनए है, चाहे वो आरएनए है। उसके बाद में आ जाइए कि टू इंट्रोड्यूस, यार ये क्या हो जाता है इनके, अब ये डायरेक्ट वो स्लाइड हटी गई। इसका यार अलग ही सिस्टम है। रुको, आपके वो स्लाइड मेरे को दूसरे ढंग से खोलनी पड़ेगी। देखो, ये हम लोगों ने पढ़ लिया है कि प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है। प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में दो कोर प्रिंसिपल है। एक है जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो उस जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या है कि ये एक टेक्निक है जिससे डीएनए और आरएनए जेनेटिक मटेरियल का क्या होता है? ऑल्ट्रेशन होता है। उसके बाद यहां पर देखिए आप लोग, ये हमें इंपोर्टेंट रूप से पढ़ना था कि टू इंट्रोड्यूस दिस इनटू होस्ट ऑर्गेनिज्म एंड दस चेंज द फिनोटाइप ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म। मतलब डीएनए और आरएनए को क्या किया जाता है कि जो होस्ट ऑर्गेनिज्म होता है उसके अंदर डाला जाता है और उससे उस ऑर्गेनिज्म की जो है क्या हो जाती है? होस्ट ऑर्गेनिज्म की फिनोटाइप चेंज हो जाती है। दूसरा है बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। पहला जेनेटिक इंजीनियरिंग था, दूसरा क्या है? बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल एम्बियंस इन केमिकल इंजीनियरिंग प्रोसेसेस। मतलब ये है कि जैसे कि माइक्रोबियल कंटामिनेशन फ्री कुछ स्टेराइल होता है, उसका मेंटेनेंस करके केमिकल इंजीनियरिंग प्रोसेस किया जाता है ताकि इनेबल ग्रोथ ऑफ ओनली द डिजायर्ड माइक्रोब, जिसकी चाहत है उस माइक्रोब को ही क्या कर सकते हैं? ग्रोथ कर सकते हैं। या फिर यूकैरियोटिक सेल को इन लार्ज क्वांटिटीज में ग्रो किया जा सकता है फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट, जैसे कि एंटीबायोटिक, वैक्सीन और एंजाइम्स बनाने के लिए बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, लेट अस नाउ अंडरस्टैंड द कंसेप्चुअल डेवलपमेंट ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। अब जो जेनेटिक इंजीनियरिंग होता है जिसमें हम डीएनए को, आरएनए को क्या करते हैं? डीएनए और आरएनए को हम यूज करते हैं, तो वो उसका कंसेप्ट क्या है वो हम लोग समझते हैं। यू प्रोबेबली अप्रिशिएट द एडवांटेज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओवर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आप लोगों ने अगर रिप्रोडक्शन नाम का चैप्टर पढ़ा है और नहीं पढ़ा है तो मैं तो पढ़ाऊंगा ही, तो उस टाइम आप देखेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कंपैरिजन में कितना फायदेमंद होता है। द फॉर्मर प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटीज फॉर वेरिएशन एंड फॉर्मुलेशन ऑफ यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक सेटअप। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि वेरिएशन प्रोड्यूस होता है। सबसे अच्छा पॉइंट ये है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रिजर्व द जेनेटिक इंफॉर्मेशन व्हाइल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परमिट्स वेरिएशन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि जेनेटिक जो इंफॉर्मेशन होती है वो एज इट इज वैसी की वैसी रहती है, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि वेरिएशन आने को मिलता है। ठीक है। ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस used in plant and animal breeding very often lead to inclusion and multiplication of undesirable genes along with the desired genes। जब आजकल कुछ ऐसे ट्रेडिशनल मेथड है जिसकी वजह से क्या हो रहा है, प्लांट्स और एनिमल्स की ब्रीडिंग हो रही है, लेकिन उनमें क्या होता है कि जीन्स जो है वो जो हम चाहते हैं वैसे तो मिलते हैं, लेकिन उसके अलावा एक्स्ट्रा जीन्स भी आपको बहुत देखने को मिल जाते हैं। द टेक्निक ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग विच इंक्लूड क्रिएशन ऑफ रिकॉम्बिनेटेड डीएनए। इसमें क्या होता है, देखिए जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या होता है कि हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाते हैं, जीन क्लोनिंग को यूज करते हैं, जीन ट्रांसफर को यूज करते हैं। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में 3 प्रोसेस होता है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, जीन क्लोनिंग और जीन ट्रांसफर। Overcome this limitation and allow is to isolate and introduce only one or a set of desirable genes without introducing undesirable genes into the टारगेट ऑर्गेनिज्म। बहुत ही बढ़िया। मतलब इसमें क्या करते हैं कि जो जीन हमको चाहिए वही हम टारगेटेड ऑर्गेनिज्म में देते हैं, लेकिन जो जीन हमको नहीं चाहिए उसको हम लोग टारगेटेड ऑर्गेनिज्म में डालते ही नहीं है, तो ताकि अनडिजायरेबल जीन्स जो है वो आए ही नहीं। ठीक है। डू यू नो the likely fate of a piece of DNA which is somehow transferred into an alien organism? Most likely this piece of DNA would not be able to multiply itself in the progeny cells of the organism। मान लीजिए कि किसी मैंने डीएनए को पीस के लिए, डीएनए का एक पीस लिया और उसको किसी भी एलियन ऑर्गेनिजम्स के अंदर
डाल दिया, लेकिन अब वो जो पीस है वो अपने आप अपने हिसाब से ग्रो नहीं करेगा। ये बात आप लोग ध्यान रखना। मोस्ट लाइकली दिस पीस ऑफ डीएनए डू नॉट एबल टू मल्टीप्लाई इटसेल्फ, मतलब ये जो पीस ऑफ डीएनए है ये खुद से मल्टीप्लाई नहीं करेगा, ठीक है ना। और बट व्हेन इट गेट्स इंटीग्रेटेड इनटू द जीनोम ऑफ द रिसिपिएंट इट मे बी मल्टीप्लाई एंड बी इनहेरिटेड अलोंग विद द होस्ट डीएनए। लेकिन इसको मैं जीनोम के अंदर डाल दूं तो ये खुद मल्टीप्लाई करने के लिए सक्षम होगा। दिस इज बिकॉज द एलियन पीस ऑफ डीएनए हैज बिकम अ पार्ट ऑफ क्रोमोसोम। क्यों? क्योंकि जीनोम में डालूंगा तो वो क्रोमोसोम का भाग हो जाएगा, और जब क्रोमोसोम का भाग हो जाएगा तो उसके अंदर एबिलिटी होगी कि वो अपने आप से क्या कर सके, मल्टीप्लाई कर सके। बहुत ही बढ़िया। विच हैज द एबिलिटी टू रेप्लिकेट, रेप्लिकेट का मतलब होता है कि वो अपने जैसा और बना सके। In a chromosome there is a specific DNA sequence called the origin of replication। किसी भी क्रोमोसोम में एक स्पेसिफिक डीएनए का सीक्वेंस होता है, और उस सीक्वेंस की ओरिजिन कहां से होती है, ओ आर्स यानी कि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन से होती है। Which is responsible for initiating replication, मतलब रेप्लिकेशन की शुरुआत कहां से होती है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन से होती है। उसके बाद में therefore for the multiplication of any alien piece of DNA, मतलब डीएनए के किसी भी एलियन पीस को अगर मल्टीप्लाई करना है तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, एन ऑर्गेनिज्म नीड्स टू बी अ पार्ट ऑफ क्रोमोसोम, तो उस ऑर्गेनिज्म को क्रोमोसोम का हिस्सा होना बहुत ही जरूरी है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। विच हैड अ स्पेसिफिक सीक्वेंस, और उसका एक सीक्वेंस है जिसको हम लोग ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कहते हैं। Thus, an alien DNA is linked with the origin of replication। जो एलियन डीएनए होता है वो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के साथ में क्या होता है, लिंक हो जाता है। बहुत ही बढ़िया। An alien DNA is linked with the origin of replication so that this alien piece of DNA can replicate, ताकि वो replicate कर सके and multiply itself, और वो खुद से multiply कर सके उसके host organism के अंदर। This can also be called as cloning or making multiple identical copies of template DNA। और इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, क्लोनिंग कहते हैं। और इससे क्या होती है कि जो टेम्पलेट डीएनए है उसकी मल्टीपल आइडेंटिकल मतलब एक जैसी कॉपीज बन जाती हैं। नेक्स्ट क्या है, लेट अस नाउ फोकस ऑन द फर्स्ट इंस्टेंस ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ एन आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल। अब हम फोकस करते हैं कि आर्टिफिशियल डीएनए मॉलिक्यूल कैसे बनता है। द कंस्ट्रक्शन ऑफ द फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए emerged from the possibility of linking a gene encoding antibiotic resistance with a native plasmid autonomously replicating circular extra chromosomal DNA। प्लाज्मिड क्या होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है। इसको हम क्या करते हैं, लिंकिंग करते हैं एक जीन के साथ में ऑफ सैल्मोनेला टाइफाई। सैल्मोनेला टाइफाई एक बैक्टीरिया है, उसका मैंने प्लाज्मिड लिया, उसको क्या किया, जीन एनकोडिंग के हिसाब से उसको मैंने लिंकिंग कर दिया। स्टैनले कोहेन एंड हर्बर्ट बोयर, इन दोनों का नाम आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी जानकारी के लिए देख लीजिए कि स्टैनले कोहेन और हर्बर्ट बोयर जो थे एक कंपोजिट दिस इन 1972। उन्होंने 1972 में ये बताया बाय आइसोलेटिंग द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन बाय कटिंग आउट अ पीस ऑफ डीएनए। उन्होंने एक डीएनए का पीस लिया, उसमें से उस जीन को बाहर निकाला, किससे, प्लाज्मिड से, व्हिच वाज रिस्पांसिबल फॉर कॉन्फरिंग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, और फिर उससे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बनाना चाहा। द कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशन बिकम पॉसिबल विद द डिस्कवरी ऑफ सो कॉल्ड मॉलिक्यूलर सीजर। बहुत ही बढ़िया, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स कहते हैं। तो यहां तक तो अपने हो चुका है, बाकी की स्लाइड अपने पास यही है, तो कोई चिंता करने की बात नहीं है। ठीक है, मॉलिक्यूलर सीजर, बहुत ही बढ़िया। अब आ जाइए आगे। पानी वानी पी लेता हूँ यार, गला सूख जाता है बोलते बोलते। ठीक है, अब आ जाइए। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, द कट पीस ऑफ डीएनए वाज देन लिंक्ड विद द प्लाज्मिड डीएनए। जो डीएनए का कटा हुआ भाग है उसको मैं प्लाज्मिड डीएनए के साथ में क्या कर दूंगा, लिंक कर दूंगा। बहुत ही बढ़िया। दिस प्लाज्मिड डीएनए एक्ट एज वेक्टर। ये जो प्लाज्मिड डीएनए है ये वेक्टर की तरह काम करेगा, और ये क्या करेगा, डीएनए के पीस को ट्रांसफर करेगा और उसके साथ में अटैच हो जाएगा। यू प्रोबेबली नो दैट, तुम जानते होंगे, मॉस्किटो एक्ट एज एन इंसेक्ट। जो मॉस्किटो होता है, मच्छर, वो एक इंसेक्ट की तरह वर्क करता है, इंसेक्ट वेक्टर की तरह वर्क करता है, ताकि वो क्या कर सके, जो मलेरियल पैरासाइट है उसको ट्रांसफर कर सके ह्यूमन बॉडी के अंदर। बहुत ही बढ़िया। ठीक उसी प्रकार से एक प्लाज्मिड जो है वो भी एक वेक्टर की तरह यूज होता है, ताकि वो डीएनए के एलियन पीस को क्या कर सके, होस्ट के ऑर्गेनिज्म में डाल सके। द लिंकिंग ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन
विद द प्लाज्मिड वेक्टर, मतलब जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है उसको मैं प्लाज्मिड वेक्टर के साथ में जब लिंक करता हूं तो ये पॉसिबल है कि द एंजाइम जिसमें डीएनए लाइगेज पाया जाता है, जो क्या करता है, एक्ट करता है डीएनए मॉलिक्यूल जो कटा हुआ है उसके ऊपर और फिर ज्वाइन करता है उनके एंड्स को। बहुत ही बढ़िया। दिस मेक्स अ न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ सर्कुलर ऑटोनॉमसली रिकैप्लिकेटिंग डीएनए, और ये क्या करता है कि जो सर्कुलर ऑटोनॉमसली डीएनए होता है, रिकैप्लिकेटिंग डीएनए, उसके ऊपर ये एक नया कॉम्बिनेशन बनाता है। बहुत ही बढ़िया। ठीक है, क्लास शुरू हुई है और कितना टाइम हो गया है, किसी को पता है कितना टाइम हो गया क्लास चलते चलते? जितना भी टाइम हुआ यहाँ दिन दीजिए। This makes a new combination of circular autonomously replicating DNA created in vitro and is known as recombinant DNA, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, recombinant DNA कहते हैं। When this DNA is transferred into Escherichia coli, E. coli की पूरी फुल फॉर्म क्या होती है, Escherichia coli होती है, ये यहाँ से ध्यान रखना। Escherichia coli एक बैक्टीरिया है जो कि क्लोजली रिलेटेड है सैल्मोनेला टाइफाई से। इट कुड रेप्लिकेट यूजिंग द न्यू होस्ट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, और इसको रेप्लिकेट किया जाता है एक नए होस्ट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम के द्वारा। बहुत ही बढ़िया। एंड मेक मल्टीपल कॉपीज, और ये क्या कर देता है, बहुत सारी कॉपीज बना देता है। द एबिलिटी टू मल्टीप्लाई कॉपीज ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, मतलब जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन होता है उसकी कॉपीज को मल्टीप्लाई करने की जो एबिलिटी है किसके अंदर, इशर्चिया कोलाई के अंदर, उसको हम लोग क्लोनिंग कहते हैं। उसको हम लोग क्लोनिंग कहते हैं किसकी, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन की इशर्चिया कोलाई के अंदर। बहुत ही बढ़िया। यू कैन हेंस इन्फर दैट देयर आर 3 बेसिक स्टेप्स इन जेनेटिकली मॉडिफाइंग एन ऑर्गेनिज्म, मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म को अब हमें क्या करना है, जेनेटिकली मॉडिफाई करना है तो उसके 3 बेसिक स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप क्या है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए विद डिजायरेबल जीन्स, मतलब डीएनए का सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा, आइडेंटिफिकेशन करूंगा, और किसके साथ में करूंगा, डिजायरेबल जीन्स के साथ में करूंगा। दूसरा क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ द आइडेंटिफाइड डीएनए इनटू द होस्ट, जब मैं सबसे पहले क्या करूंगा कि डीएनए को आइडेंटिफाई करूंगा, उसके साथ में डिजायरेबल जीन्स होंगे, जो जीन्स मुझे चाहिए वो होंगे। दूसरा पॉइंट क्या है कि उस डीएनए को मैं होस्ट के अंदर इंट्रोड्यूस कर दूंगा। तीसरा पॉइंट क्या है कि मैं उस इंट्रोड्यूस डीएनए का मेंटेनेंस करूंगा, एक बार तो करनी पड़ेगी इन द होस्ट, और उसे ट्रांसफर दूंगा डीएनए को उसकी प्रोचेनी में। बेसिक सी प्रोसेस है, डीएनए को निकाला, होस्ट के अंदर डाला और उसको मेंटेन किया, इतनी सी बात है। अब देखिए उसके आगे चलते हैं हम लोग कि उसके आगे की क्या बात है। टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी होती है उसके क्या क्या टूल्स हैं, तो आइए हम लोग इसके ऊपर बात करते हैं। बहुत ही बढ़िया। देखो अब आप यहाँ पर टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी होती है RTRDT, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, उसके क्या क्या टूल्स हैं देखिए। नाउ वी नो फ्रॉम द foregoing discussion that genetic engineering or recombinant DNA technology can be accomplished only if we have the की टूल्स, जैसे कि हमारे पास में रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होना चाहिए, पॉलीमरेज एंजाइम होना चाहिए, लाइगेज होना चाहिए, वेक्टर्स होने चाहिए और होस्ट ऑर्गेनिज्म होना चाहिए। ये चीजें होगी तो ही हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कर पाएंगे। तो क्या होना चाहिए, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होना चाहिए, पॉलीमरेज एंजाइम होना चाहिए, लाइगेज, वेक्टर्स और होस्ट ऑर्गेनिज्म दोनों ही हमारे पास में होने चाहिए। ठीक है, अब चलते हैं सबसे पहले क्या है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो देखिए रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या होता है उसके ऊपर हम लोग सबसे पहले बात करेंगे। इन द ईयर 1963, सन 1963 में क्या हुआ था कि द 2 एंजाइम्स रेस्पॉन्सिबल फॉर द रेस्ट्रिक्टिंग द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियोफेज इन इशर्चिया कोलाई वर आइसोलेटेड। 1963 में क्या हुआ कि 2 एंजाइम्स थे जो कि किसके लिए रेस्पॉन्सिबल थे, जब क्या होती थी, इशर्चिया कोलाई बैक्टीरियोफेज की ग्रोथ होती थी तो उसको रेस्ट्रिक्ट करने के लिए 2 एंजाइम्स लगते थे और उनको हम लोगों ने क्या कर दिया, आइसोलेट कर दिया। बहुत ही बढ़िया। वन ऑफ दीज एडेड मिथाइल ग्रुप्स ऑफ डीएनए, इसमें से एक को मैंने क्या किया, डीएनए का जो मिथाइल ग्रुप है उसके साथ में ऐड कर दिया, बाय द अदर कट डीएनए, और दूसरा क्या करता था, डीएनए को
कट करता था। दो एंजाइम्स लिए, उन दो में से एक को क्या किया, डीएनए का जो मिथाइल ग्रुप होता है उसके साथ में ऐड कर दिया, और दूसरा क्या करता है, डीएनए को कट करता है। द लेटर वाज कॉल्ड एज रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, और बाद में उसको हम लोगों ने क्या किया, जो डीएनए को कट करता है उस एंजाइम को क्या कहा, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का। द फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हिंद सेकंड, पहला रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कौन था, हिंद सेकंड था। इसका नाम क्या है, हिंद सेकंड है। बहुत ही बढ़िया। हुज फंक्शनिंग, जिसकी फंक्शनिंग क्या थी, डिपेंडेंट ऑन ए स्पेसिफिक डीएनए न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, वो एक स्पेसिफिक डीएनए की न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस पर ही डिपेंड करती हैं, जो कि क्या कर दिया गया, आइसोलेट कर दिया गया। एंड कैरेक्टराइज्ड 5 इयर्स लेटर, और फिर 5 साल के बाद में उसको और भी आगे जाकर कैरेक्टराइज कर दिया गया। अब हम लोग आगे चलते हैं, देखिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है देखो, देखो अब देखिए, द फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन, वापस बताता हूं, एंडोन्यूक्लियस कौन था, हिंद सेकंड था, जिसकी क्या फंक्शनिंग थी, फंक्शनिंग डिपेंड ऑन द स्पेसिफिक डीएनए न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, एक स्पेसिफिक डीएनए के न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस पर उसकी फंक्शनिंग डिपेंडेंट थी, जिसको हम लोगों ने आइसोलेट कर दिया और कैरेक्टराइज 5 ईयर लेटर्स, और इसको 5 साल के बाद में हम लोगों ने क्या किया, कैरेक्टराइज किया। इट वाज फाउंड दैट हिंद सेकंड ऑलवेज कट डीएनए मॉलिक्यूल्स एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, मतलब ऐसा पाया गया कि जो हिंद सेकंड था, कौन है, एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है, ये हमेशा डीएनए को कट तो करता था लेकिन एक पर्टिकुलर पॉइंट पर कट करता था, बाय रिकॉग्नाइजिंग स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ 6 बेस पेयर, और उसमें एक स्पेसिफिक सीक्वेंस देखने को मिलता था जो कि 6 बेस पेयर का होता था। बहुत ही बढ़िया। अब ये बेस पेयर क्या होते हैं, ये सब हम लोग जब जेनेटिक्स पढ़ेंगे इसके आगे वाले लेक्चर में, तब हम लोग सीखेंगे। This specific base sequence is known as the recognition sequence, और इस सीक्वेंस को हम लोग क्या कहते थे, रिकॉग्नाइजेशन सीक्वेंस कहते थे। क्या कहते थे, रिकॉग्नाइजेशन सीक्वेंस कहते थे फॉर हिंद सेकंड। बहुत ही बढ़िया। Besides हिंद सेकंड के अलावा टुडे वी नो मोर देन 900 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। पहला जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम था जिसको एंडोन्यूक्लियस कहते हैं वो हिंद सेकंड था, लेकिन अगर मैं आज की बात करूं, वर्तमान एट प्रेजेंट की बात करूं, तो हमारे पास में 900 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम पाए गए हैं जो कि डीएनए को कट करने में काम होते हैं, और हैव बीन आइसोलेटेड फ्रॉम ओवर 230 स्ट्रेन, और उनमें 230 स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया से यहां से 900 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम निकाले, और ईच ऑफ दिस रिकॉग्नाइजेशन डिफरेंट रिकॉग्नाइजेशन सीक्वेंस, और हर किसी की रिकॉग्नाइजेशन सीक्वेंस क्या होती है, अलग होती है। बहुत ही बढ़िया। द कन्वीनियंस फॉर नेमिंग दीज एंजाइम्स इज द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम कम्स फ्रॉम द जीनस एंड द सेकंड 2 लेटर्स कम फ्रॉम द स्पीशीज ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल फ्रॉम व्हिच दे वर आइसोलेटेड। इसका एग्जांपल हमने इसका नाम कैसे रखा है, तो देखिए दीज एंजाइम्स कैसे रखा, फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम कम्स फ्रॉम द जीन्स, उस नाम का जो पहला लेटर है वो उसके जीन से आएगा, एंड बाकी के जो 2 लेटर हैं वो उसकी स्पीशीज से आएंगे जिस सेल से उसको आइसोलेट किया गया है। जैसे कि ECORI है, तो ये कहां से आया, तो E का मतलब क्या है, E का मतलब है इशर्चिया कोलाई, और RY का मतलब इशर्चिया कोलाई RY। इन E कोलाई RI द लेटर R क्या है, डिलीवर फ्रॉम द नेम ऑफ। अब ये R किस लिए आया है वो ध्यान से समझिए, ये R आया है बेटा जी स्ट्रेन के लिए, ये R किसके लिए आया है, स्ट्रेन के लिए आया है। बहुत ही बढ़िया। तो ये R हम लोगों के पास में किस लिए आया है, स्ट्रेन से आया। ठीक है, पानी पी लेता हूं। ठीक है। रोमन नंबर्स following the names indicate the order in which the enzymes were isolated from the strain of bacteria। अब देखिए, restriction enzymes belong to a larger class of enzymes called as nuclease। जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं वो एक बड़ी क्लास से बिलोंग करते हैं, और उस क्लास को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। दीज आर 2 काइंड्स, ये 2 काइंड के होते हैं, एक होता है एक्सोन्यूक्लियस और एक होता है एंडोन्यूक्लियस। एक होता है एक्सोन्यूक्लियस और एक होता है एंडोन्यूक्लियस। एक्सोन्यूक्लियस रिमूव न्यूक्लियोटाइड्स, एक्सोन्यूक्लियस क्या करता है, न्यूक्लियोटाइड को रिमूव करता है, कहां से,
from the ends of the DNA, जबकि एंडोन्यूक्लियस मेक कट्स स्पेसिफिक पोजीशन विद इन द डीएनए, डीएनए के अंदर एक स्पेसिफिक पोजीशन पर कट बनाता है एंडोन्यूक्लियस, और ये क्या करता है, न्यूक्लियोटाइड को रिमूव करता है। ईच रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस फंक्शन बाय इंस्पेक्टिंग द लेंथ ऑफ अ डीएनए सीक्वेंस, once it finds its specific recognition sequence it will bind to DNA यानी डीएनए से बन जाता है, and cut each the two strands of the double helix at a specific position, और एक स्पेसिफिक पॉइंट्स पर डबल हेलिक्स के स्ट्रैंड को क्या कर देता है, कट कर देता है, इन देयर शुगर फॉस्फेट बैकबोन्स, इनकी शुगर फॉस्फेट बैकबोन्स के अंदर। ईच रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस रिकॉग्नाइज अ स्पेसिफिक पैलिंड्रोपिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस इन द डीएनए, ये क्या करता है कि डीएनए का एक पैलिंड्रोपिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस जो होता है उसको एक स्पेसिफिक तरीके से रिकॉग्नाइज करता है। बहुत ही बढ़िया। अब इसके आगे बढ़ते हैं, आगे की अवधि में क्या है ये देख लीजिए, ये पूरा उसका चित्र से उन्होंने वर्णन किया है कि कैसा क्या सिस्टम है। यहाँ आ जाइए, ठीक है, यहाँ ये भाई साहब क्या है देखिए, अरे थकना नहीं है रे, इससे थकोगे तो कैसे चलेगा, अभी तो बहुत समय बाकी है। देखिए, डू यू नो, क्या आप जानते हैं, बताइए क्या आप जानते हैं, क्या जानते हैं, वही क्या वही क्या वही वो जानते हैं व्हाट पैलिंड्रोम्स आर, कि पैलिंड्रोम्स क्या होते हैं, फालतू का दिमाग मत लगाओ। पैलिंड्रोम्स क्या होते हैं वो आप जानते हैं, दीज आर ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट फॉर्म द सेम वर्ड्स व्हेन रीड बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। मतलब पैलिंड्रोम्स क्या होता है कि एक ऐसे वर्ड होते हैं जिसको आप चाहे आगे से पढ़ो, जैसे कि क्या है, सरस, ये एक शब्द है। अब इसको मान लीजिए आप आगे से पढ़िए तो क्या पढ़ा जाएगा, सरस, पीछे से पढ़िए तो भी क्या पढ़ा जाएगा, सरस। समझ गए? ठीक उसी प्रकार से एक वर्ड है मलयालम, तो अब इसको आगे से पढ़ोगे तो क्या पढ़ा जाएगा, मलयालम पढ़ा जाएगा, पीछे से पढ़ोगे तो भी क्या पढ़ा जाएगा, मलयालम पढ़ा जाएगा। तो ये एक वर्ड है। जैसे कि कनक, तो कनक को आप आगे से पढ़ोगे तो भी क्या होगा, कनक ही होगा, और पीछे से पढ़ोगे तो भी क्या होगा, कनक ही होगा। तो ऐसे शब्द को हम क्या कहते हैं, पैलिंड्रोम्स कहते हैं। क्या कहते हैं, पैलिंड्रोम्स कहते हैं। बहुत ही बढ़िया। As against a word palindrome where the same word is read in both direction, the palindromes in DNA is a sequence of base pair। DNA के अंदर ये पैलिंड्रोम क्या होता है, बेस पेयर का सीक्वेंस होता है, जो कि चाहे दोनों स्ट्रैंड से पढ़ो उसको सेम तरीके से ही पढ़ा जाएगा। बहुत ही बढ़िया। अब जैसे कैसे, तो देखिए डीएनए के अंदर कैसे हैं, देखिए आइए आपको बताता हूं कि डीएनए के अंदर क्या चलन है। आइए देखिए, समझिए कि डीएनए, मलयालम, कनक, सरस, ये सब तो आपने देख लिया, लेकिन अब डीएनए के अंदर क्या है वो देखिए। ये देखिए वापस से गड़बड़ हो चुकी है। जिस स्लाइड में मुझे लगता है कि मैं थोड़ा ढंग से पढ़ाऊंगा उस स्लाइड में आपकी गड़बड़ हो ही जाती है। ये पता नहीं क्या करना है। खैर कोई नहीं, अब मेरे पास तो यही ऑप्शन है, दूसरा तो कोई ऑप्शन है नहीं। हम यहाँ तक पहुंच गए थे, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स तक, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम पढ़ा दिया था। उसके बाद में मैंने आपको ये बता दिया था कि मलयालम को आगे से पढ़ेंगे तो भी मलयालम होगा और पीछे से पढ़ेंगे तो भी मलयालम होगा। ठीक है, अब यहाँ आ जाइए। देखिए जैसे मैं डीएनए की बात कर रहा हूँ तो क्या सिस्टम है। फॉर एग्जाम्पल द फॉलोइंग सीक्वेंस रीड्स द सेम ऑन द टू स्ट्रैंड्स 5' to 3' 5' to 3' डायरेक्शन, दिस इज आल्सो ट्रू, रीड इन 3' to 5'। देखिए यहाँ से पढ़िए तो स्टार्टिंग में क्या आ रहा है, एक तो ऐसे पढ़िए ऐसे, और एक ऐसे पढ़िए, तो नीचे वाला उसको ऐसे पढ़िए राइट से लेफ्ट, और ऊपर वाले को लेफ्ट से राइट पढ़िए। कैसे, देखो इधर जी है, इधर स्टार्टिंग में जी है, फिर ए है, इधर भी ए है, इधर ए है, इधर भी ए है, इधर टी है, इधर भी टी है, इधर टी है, इधर भी टी है, इधर सी है, इधर सी है। इधर शुरुआत जी से हो रही है, खत्म सी पर हो रहा है, इधर शुरुआत जी से हो रही है, खत्म सी से हो रहा है, दोनों बात सेम। ठीक है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कट द स्ट्रैंड ऑफ डीएनए अ लिटिल अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द पैलिंड्रोम साइट। मतलब जो पैलिंड्रोम साइट का सेंटर होता है उससे हल्का सा थोड़ा अलग जाकर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करता है, डीएनए को कट करता है। बट बिटवीन द सेम टू बेसेस, लेकिन अगर मैं दो बेस के बीच की बात करूं, ऑन द अपोजिट स्ट्रैंड, अलग अलग स्ट्रैंड पर, तो दीज लीव्स सिंगल स्ट्रैंडेड पोर्शंस एट द एंड्स। देयर आर
ओवरहैंगिंग स्ट्रेचेस कॉल्ड स्टिकी एंड्स, एक ओवरहैंगिंग स्ट्रेचेस होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टिकी एंड्स कहते हैं दोनों स्ट्रैंड पर। दीज आर नेम्ड सो बिकॉज दे फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स, इनका नाम स्टिकी स्ट्रैंड इसलिए रखा गया क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं विद देयर कॉम्प्लीमेंट्री कट काउंटर पार्ट्स के साथ में। द स्टिकनेस ऑफ द एंड्स फैसिलिटेट्स द एक्शन ऑफ एंजाइम डीएनए लाइगेज, बहुत ही बढ़िया, इसकी वजह से क्या होता है, डीएनए लाइगेज एंजाइम की क्या होती है, एक्शन हो जाती है। When cut by the same restriction enzyme, जब इसको सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट किया जाता है, the resultant DNA fragments have the same kind of sticky ends, और जो रिजल्टेंट डीएनए फ्रेगमेंट्स होता है उसमें सेम काइंड का स्टिकी एंड पाया जाता है, एंड दिस कैन बी जॉइंड टुगेदर यूजिंग डीएनए लाइगेज, और इसको एक दूसरे के साथ में जोड़ दिया जाता है डीएनए लाइगेज नाम के एंजाइम को यूज करके। बहुत ही बढ़िया। फिर ये कविता आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, इसके बाद का सिस्टम में आपको अब यहीं पर समझाऊंगा अपने नोट्स में। ये रहा, ठीक है, वो अपना नोट्स क्या कह रहा है ध्यान से समझिए। देखिए, यू मे हैव रियलाइज दैट, तुम ये रियलाइज किए होगे नॉर्मली कि अनलेस वन कट्स द वेक्टर द सोर्स ऑफ डीएनए विद द सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम द रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल कैन नॉट बी क्रिएटेड। अब है सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स, मतलब डीएनए फ्रेगमेंट का सेपरेशन कैसे होता है और सेपरेशन होने के बाद में उसका आइसोलेशन कैसे होता है। तो द कटिंग ऑफ डीएनए बाय रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस रिजल्ट इन द फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए। देखिए, मैं डीएनए की क्या करता हूं, कटिंग करता हूं। किससे कटिंग करता हूं, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कटिंग करता हूं, और उसकी वजह से क्या बनता है, डीएनए का फ्रेगमेंट बनता है। दीज फ्रेगमेंट्स, ये जो फ्रेगमेंट्स होते हैं ये सेपरेट हो जाते हैं बाय अ टेक्निक जिसको हम लोग कहते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। मतलब मैंने डीएनए की कटिंग की, किससे की, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से की, और इससे क्या बना, डीएनए का फ्रेगमेंट बना, और इस फ्रेगमेंट को अब मैं क्या करूंगा, सेपरेट करूंगा। किस टेक्निक से करूंगा, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से करूंगा। सिंस डीएनए फ्रेगमेंट्स आर नेगेटिवली चार्ज, डीएनए के जो फ्रेगमेंट होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं, दे कैन बी सेपरेटेड बाय फोर्सिंग देम टू मूव टुवर्ड्स द एनोड अंडर एन इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू एन मीडियम और मैट्रिक्स। तो हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं ताकि ये एनोड की तरफ मूव कर सके और ये ऑटोमेटिकली सेपरेट हो सके। बहुत ही बढ़िया। Nowadays, the most commonly used matrix is agarose। आज के दिन में जो सबसे कॉमन यूज होने वाला मैट्रिक्स है वो है एगेरोस, जो कि एक नेचुरल पॉलीमर है, एक्सट्रैक्टेड होता है सीवीड्स के द्वारा। द डीएनए फ्रेगमेंट सेपरेट रिजॉल्व अकॉर्डिंग टू देयर साइज थ्रू सीविंग इफेक्ट प्रोवाइडेड बाय द एगेरोस जेल। अब जिसकी साइज बड़ी होगी उसको एगेरोस ज्यादा दिया जाएगा, जिसकी साइज कम होगी उसको एगेरोस कम दिया जाएगा, ये बात ध्यान रखना। Hence, the smaller the fragment size, the farther it moves। बहुत ही बढ़िया। Look at the figure 9.3 and quiz at which end the gel of the stem located। बहुत ही बढ़िया। अब आगे बढ़िए, अब क्या है देखिए, अब देखिए, द सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट कैन बी विजुअलाइज्ड ओनली आफ्टर स्टेनिंग द डीएनए विद अ कंपाउंड एज एन एथेंटियम ब्रोमाइड followed by exposure to UV radiation. You cannot see pure DNA fragments in the visible light and without staining। बहुत ही बढ़िया। You can see bright orange color brands on DNA in a एथिडियम ब्रोमाइड स्टेन जेल एक्सपोजर टू यूवी लाइट एक्सपोजर। जब आप एथिडियम ब्रोमाइड डालेंगे तो आपको डीएनए की ऑरेंज कलर की बैंड देखने को मिलेगी। द सेपरेटेड बैंड जो होगी डीएनए की वो कट आउट हो जाएगी फ्रॉम द एगेरोस जेल एंड एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द जेल पीस। बहुत ही बढ़िया। दिस स्टेप इज नोन एज एल्यूशन। इस स्टेप को हम लोग क्या कहते हैं, एल्यूशन कहते हैं। मतलब उसको मैंने एगेरोस से सेपरेट कर दी और सेपरेट कर देने के बाद में एक्सट्रैक्ट कर दी, तो उसको मैं क्या कहूंगा, एल्यूशन कहूंगा। द डीएनए फ्रेगमेंट प्योरिफाइड इन दिस वे are used in constructing recombinant DNA by joining them in cloning vector। अब इसको मैं क्लोनिंग वेक्टर में ज्वाइन कर दूंगा तो recombinant DNA आ जाएगा। समझ गए? अब आगे चलिए। अब सेकंड पॉइंट है क्लोनिंग वेक्टर क्या होता है। बहुत शानदार। अब सेकंड पॉइंट आपके क्या है कि सर जी क्लोनिंग वेक्टर क्या होता है, तो आइए क्लोनिंग वेक्टर के बारे में समझते हैं। क्लोनिंग वेक्टर क्या होता है। थकना नहीं है, थकना नहीं है, पढ़ना है।
यू नो दैट, तुम ये जानते हो कि प्लाज्मिड एंड बैक्टीरियोफेज हैव द एबिलिटी टू रेप्लिकेट, प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफेज की एबिलिटी होती है कि वो रेप्लिकेट कर सकते हैं विद इन बैक्टीरियल सेल, बैक्टीरियल सेल के अंदर, इंडिपेंडेंट ऑफ द कंट्रोल ऑफ क्रोमोसोमल डीएनए, और इनके ऊपर क्रोमोसोमल डीएनए का कोई भी कंट्रोल नहीं हो तो भी ये क्या कर सकते हैं, रेप्लिकेट कर सकते हैं। बैक्टीरियोफेज बिकॉज ऑफ द हाई नंबर पर सेल, बैक्टीरियोफेज इसलिए करता है क्योंकि उसमें पर सेल क्या होता है, बहुत ही हाई नंबर होता है, वेरी हाई कॉपी, उसके पास में बहुत ही ज्यादा कॉपी होती है नंबर्स की और देयर जीनोम की विद इन द बैक्टीरियल सेल। सम प्लाज्मिड्स मे हैव ओनली वन और टू कॉपीज पर सेल, कुछ ऐसे प्लाज्मिड होते हैं जिसमें एक और या फिर एक से ज्यादा दो कॉपीज होती हैं, जबकि कुछ अदर्स ऐसे होते हैं जिसमें 15 से 100 कॉपीज होती हैं पर सेल। देयर नंबर्स कैन गो इवन हायर, इनके नंबर्स इससे भी ज्यादा हो सकते हैं, 100 कॉपीज से भी ज्यादा। इफ वी आर एबल टू लिंक एन एलियन पीस ऑफ डीएनए विद बैक्टीरियोफेज और प्लाज्मिड डीएनए, अगर मैं उसको जोड़ता जाऊंगा नंबर बढ़ता जाएगा। वी कैन मल्टीप्लाई इट्स नंबर्स इक्वल टू द कॉपी नंबर ऑफ द प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफेज। बहुत ही बढ़िया। वेक्टर्स यूज्ड एट प्रेजेंट आर इंजीनियर्ड इन सच अ वे दैट दे हेल्प इजी लिंकिंग ऑफ फॉरेन डीएनए एंड सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट फ्रॉम नॉन कॉम्बिनेंट। बहुत ही बढ़िया। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर, नेक्स्ट पॉइंट क्या है वो देखिए। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट ये करा है कि द फॉलोइंग आर द फीचर्स दैट आर रिक्वायर्ड टू फैसिलिटेट क्लोनिंग वेक्टर। अब मैं किसी को वेक्टर के अंदर मुझे क्या करनी है, क्लोनिंग करनी है, तो उसकी फैसिलिटी के लिए ये कुछ क्या है, फीचर्स है जो कि हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। पहला फीचर है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जिसको ओरी कहते हैं। ओरी वो वाला नहीं, ओरी, ORI, ओरी। दिस इज ए सीक्वेंस फ्रॉम वेयर, ये एक सीक्वेंस है जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है एंड एनी पीस ऑफ डीएनए व्हेन लिंक्ड टू दिस सीक्वेंस, जब डीएनए का कोई भी पीस सीक्वेंस से लिंक होता है, कैन बी मेड टू रेप्लिकेट विद इन द होस्ट सेल। दिस सीक्वेंस इज आल्सो रिस्पांसिबल फॉर कंट्रोलिंग द कॉपी नंबर्स ऑफ द लिंक्ड डीएनए, मतलब जो लिंक्ड डीएनए है उसके जो नंबर कॉपी हो रहे हैं उसके लिए भी ये क्या करता है, बहुत ही ज्यादा रिस्पांसिबल होता है। सो इफ वन वांट्स टू रिकवर मेनी कॉपीज, अगर एक इस कॉपी को बहुत ही ज्यादा तरीके से रिकवर करना चाहता है टारगेटेड डीएनए के अंदर, तो इट शुड बी क्लोन इन अ वेक्टर हुज ओरिजिन सपोर्ट हाई कॉपी ऑफ ए नंबर, जो हाई कॉपी ऑफ नंबर को सपोर्ट करता है उसमें इसको डाल दीजिए ताकि उसके नंबर जो है वो बहुत ही हाई हो जाएंगे। अब है सेलेक्टेबल मार्कर। सेलेक्टेबल मार्कर क्या होता है जरा ध्यान से समझिए। In addition to ORI, the vector requires a selectable marker which helps to identify and eliminating non-transformants and selectively permitting the growth of the transformants। मतलब जो फालतू का कचरा है उसको सिलेक्ट करके ये बाहर निकाल देता है। मेन मुद्दे की बात ये है, सेलेक्टिवली परमिट करता है केवल ट्रांसफॉर्मेंट को, बाकी जो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट होते हैं उसको एलिमिनेट कर देता है आइडेंटिफाई करके। सॉरी सॉरी देखिए, उसको आइडेंटिफाई कर देता है और एलिमिनेट कर देता है नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को, और फिर उसको बाहर निकाल देता है और जो ट्रांसफॉर्मेंट होता है उसको ही सेलेक्ट करता है। बहुत ही बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ने के बाद में क्या है, देखो बोर बोर नहीं होना है आपको, बोर हो गए तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। बोर बोर तो आपको होना ही नहीं है, ठीक है। जोक वोक की व्यवस्था कर देते हैं आपके लिए, बाकी जोक वोक अभी मैं सुनाऊंगा नहीं फिलहाल। चलो जोक थोड़े टाइम में सुना देंगे। यहाँ देखिए, देखिए ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, एक प्रोसीजर है थ्रू विच अ पीस ऑफ डीएनए इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू अ होस्ट बैक्टीरियम। जो डीएनए का पीस होता है उसको होस्ट के बैक्टीरियम में इंट्रोड्यूस किया जाता है। नॉर्मली द जीन्स एम्पोडिंग रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक सच एज एम्फिसिलिन, क्लोरोएम्फेनिकोल, टेट्राएसाइक्लिक और कैनियमकिन एक्सेट्रा आर कंसीडर्ड यूजफुल सेलेक्टेबल मार्कर्स। ये यूजफुल सेलेक्टेबल मार्कर हैं इचरसिया कोलाई के लिए। द नॉर्मल ई कोलाई सेल्स नॉट कैरी रेजिस्टेंस अगेंस्ट एनी ऑफ दिस एंटीबायोटिक। बहुत ही बढ़िया। सेकंड थर्ड पॉइंट क्या है, क्लोनिंग साइट्स क्या होता है। थर्ड पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो थर्ड पॉइंट ये है कि क्लोनिंग की साइट क्या क्या होती हैं। यहां तक आप लोग जरा ध्यान से देखिए। तो क्लोनिंग साइट्स के ऊपर हम लोग बात करते हैं कि सर ये क्लोनिंग साइट क्या होती हैं। आइए देखिए।
तो ध्यान से समझना, क्लोनिंग साइट क्या होती है। इन ऑर्डर टू लिंक द एलियन डीएनए, अगर एलियन डीएनए को लिंक करना है तो उसके अलावा देखिए, द वेक्टर नीड्स टू हैव अ वेरी फ्यू प्रेफरेबली सिंगल रिकॉग्निशन साइट होनी चाहिए for the commonly used restriction enzyme. Presence of more than one recognition site within the vector will generate several fragments. मतलब किसी वेक्टर में एक से ज्यादा रिकॉग्निशन साइट होगी तो उसमें फ्रेगमेंट्स की संख्या भी ज्यादा होगी, which will complicated gene cloning, और जिसकी वजह से जीन क्लोनिंग क्या हो जाएगी, complicated हो जाएगी. The ligation of alien DNA is carried out of restriction site present one of the two antibiotic resistance genes. For example, you can ligate a foreign DNA at the BMH1 site of the tetracycline resistance gene in the vector PBR332. The recombinant plasmids will lose tetracycline resistance due to insertion of four of foreign DNA, but कुछ जाना नहीं तू कहीं हार के कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। देखिए BAMH1 साइट जो होती है टेट्रासाइलिन की रेजिस्टेंस की, इसमें PBR322 है। The recombinant plasmids will lose tetracycline resistance due to exertion of foreign DNA but can still be selected out from non-recombinant ones by plating the transformants and ampicillin containing medium. The transformants growing on ampicillin containing medium are then transferred in the medium containing tetracycline. जो ट्रांसफॉर्मेंट ग्रोइंग हो रहा है एम्पिसिलिन मीडियम पर, उसको मैं ट्रांसफॉर्म कर दूंगा एक मीडियम पर जिसमें टेट्रासाइलिन है. The recombinants will grow in ampicillin containing medium but not that maintaining tetracycline. अब जो एम्पिसिलिन पर ग्रेन करेगा उसमें मीडियम तो है लेकिन वो टेट्रासाइलिन नहीं है. But non recombinant will grow on the medium containing both the antibiotics. लेकिन जो नॉन रिकॉम्बिनेटिंग है वो दोनों एंटीबायोटिक, चाहे वो कौन सा हो सकता है, एम्पिसिलिन हो सकता है या फिर चाहे वो कौन सा हो सकता है, टेट्रासाइलिन हो सकता है, दोनों पर ग्रो करता है. In this case, one antibiotic resistance genes help in selecting the transformant, whereas the other antibiotic resistance gene gets inactivated due to insertion of alien DNA. बहुत ही बढ़िया. तो वो क्या हो जाता है, एलियन डीएनए के इंसर्शन से इनएक्टिवेटेड हो जाता है ड्यू टू इंसर्शन ऑफ एलियन डीएनए एंड हेल्प इन द सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स, और रिकॉम्बिनेंट के सिलेक्शन के लिए मदद करता है. यहां तक आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा. Selection of recombinants due to inactivation of cubosome procedure because of its requires simultaneously plating on two plates having different antibiotics. Therefore, alternative selectable markers have been developed which differentiated recombinants from one non-recombinants on the basis of their ability to produce color in the presence of a chromogenic substance. जब chromogenic present होता है तो उसमें कलर छोड़ता है, उसके बेस पर मैं क्या करता हूं, नॉन रिकॉम्बिनेंट्स को क्या कर देता हूं, एक्सचेंज कर देता हूं. बहुत ही बढ़िया. In this recombinant DNA is inserted within the coding sequence of an enzyme B-galactosidase, beta-galactosidase. This results into inactivation of the gene for synthesis of this enzyme, which is referred to as insertional inactivation. ठीक है बेटा जी, बहुत ही बढ़िया. The presence of a chromosomic, एक सेकंड, अब देखिए यहां पर क्या है, द प्रेजेंस ऑफ ए क्रोमोजोनिक सबस्ट्रेट गिव्स ब्लू कलर्ड कॉलोनी. जिसके अंदर क्रोमोसोमिक सब्सटेंस पाया जाएगा वो ब्लू कलर की कॉलोनी देगा. बहुत ही बढ़िया. इफ द प्लाज्मिड इन द बैक्टीरिया डज नॉट हैव एन इंसर्ट, ठीक है, और प्रेजेंस ऑफ इंसर्ट रिजल्ट्स इनटू इंसर्शनल इनएक्टिवेशन ऑफ द बीटा गैलेक्टोसाइडेज जीन एंड द कॉलोनीज डू नॉट प्रोड्यूस एनी कलर, दीज आर आइडेंटिफाइड एज रिकॉम्बिनेंट कॉलोनीज. और जो कॉलोनी कोई भी कलर का को प्रोड्यूस नहीं करेगी तो उसको हम लोग रिकॉम्बिनेंट कॉलोनीज कहेंगे. बहुत ही बढ़िया. अब आता है वेक्टर्स फॉर क्लोनिंग जीन्स इन प्लांट्स एंड एनिमल्स. प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर जीन की क्लोनिंग के लिए कौन कौन से वेक्टर पाए जाते हैं. देखिए, यू मे बी सरप्राइज टू नो दैट वी हैव लर्न द लेसन्स ऑफ ट्रांसफरिंग जीन्स इनटू प्लांट्स एंड एनिमल्स फ्रॉम बैक्टीरिया and viruses which have known this for ages. How to deliver genes to transform eukaryotic cells and force them to do what the bacteria or viruses want. For example, Agrobacterium tumefaciens
एक पैथोजन है सेवरल डाइकोट प्लांट्स के लिए, वो एबल होता है टू डिलीवर अ पीस ऑफ डीएनए जिसको हम लोग कहते हैं टीडीएनए, टू ट्रांसफॉर्म नॉर्मल प्लांट सेल इनटू ट्यूमर। बहुत ही बढ़िया। एंड डायरेक्ट दीज ट्यूमर सेल्स प्रोड्यूस द केमिकल्स रिक्वायर्ड बाय द पैथोजन्स। सिमिलरली रेट्रोवायरस इन एन एनिमल्स हैव द एबिलिटी टू ट्रांसफॉर्म नॉर्मल सेल्स इनटू कैंसरस सेल्स। बहुत ही बढ़िया। देखिए प्लांट्स के अंदर क्या होता है कि एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेसियंस होता है जो कि एक डीएनए को इंसर्ट करने के बाद में ट्यूमर बना देता है किसमें, प्लांट सेल में। और एनिमल सेल में क्या होता है, एक रेट्रोवायरस होता है जो कि एनिमल सेल में घुसते ही उसको कैंसरस सेल के अंदर डिलीवर कर देता है। तो बहुत बढ़िया, इनका नाम याद रखना। ये कौन कौन है, तो ये यार इसकी थोड़ी ज्यादा ही समस्या है। अरे क्या है, अब देखो एक बार वापस से समझो, समझना क्या है वो देखिए। समझना आपको ये है कि जो प्लांट सेल होता है, ध्यान से समझना, क्या समझना है कि देखिए एक एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस होता है जो एक पैथोजन है किसके लिए, डाइकोट प्लांट्स के लिए। वो क्या करता है कि एक पीस ऑफ डीएनए जिसका नाम है टीडीएनए उसको ट्रांसफॉर्म करता है नॉर्मल प्लांट सेल्स में और फिर उसके अंदर ट्यूमर कॉज कर देता है। ठीक उसी प्रकार से एक रेट्रोवायरस होता है एनिमल्स के अंदर जिसके अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो नॉर्मल सेल्स में ट्रांसफॉर्म होता है और फिर उसको कैंसरस सेल्स में डिवाइड कर देता है। समझ में आ गया, बहुत ही बढ़िया। ए बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द आर्ट ऑफ डिलीवरिंग जीन्स बाय पैथोजेंस इन देयर यूकैरियोटिक होस्ट हैज जनरेटेड नॉलेज टू ट्रांसफॉर्म these tools of pathogens into useful vectors for delivering genes of indirect humans. The tumor inducing TI plasmid of Agrobacterium tumefaciens has now been modified into a cloning vector which is no more pathogenic to the plants but is still able to use the mechanism to deliver genes of our interest into a variety of plants. अब हमने एक ऐसी टेक्निक की है कि इसी ट्यूमर इंड्यूसिंग वाले को अपन प्लांट्स के अंदर डालते तो हैं लेकिन अब वो बीमारी कॉज नहीं करता, अब वो ट्यूमर कॉज नहीं करता है क्योंकि हमने क्या किया है, निंजा टेक्निक लगा ली है। क्या लगा लिया, निंजा टेक्निक लगा दी है। बहुत ही बढ़िया। तो निंजा टेक्निक की वजह से अब वो क्या करता है, फालतू की चीजें नहीं करता। समझ गए, बहुत ही बढ़िया। निंजा टेक्निक लगाना भी बहुत जरूरी है। अब आ जाइए, देखिए plants is still able to use the mechanism to deliver genes our interest into a variety of plants. Similarly, retrovirus have also been disarmed. अब रेट्रोवायरस को भी हमने ध्वस्त कर दिया। अरे भाई साहब, इंडिया ने कोरोना वायरस को ध्वस्त कर दिया तो ये रेट्रोवायरस की क्या ताकत है, क्या ताकत क्या है इसकी, कौन है बे तू, कहां से आया, कोई ताकत नहीं है इसकी। देखिए आर नाउ यूज्ड टू डिलीवर डिजायरेबल जीन्स इनटू एनिमल सेल्स। बहुत बढ़िया। सो वंस अ जीन्स और डीएनए फ्रेगमेंट हैज बीन लाइगेटेड इनटू अ सुटेबल वेक्टर इज ट्रांसफर्ड इनटू अ बैक्टीरियल प्लांट और एनिमल होस्ट। जब वो सुटेबल हो जाते हैं तो उसको हम लोग क्या कर देते हैं, ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। बहुत ही बढ़िया। अब क्या है, अब है कॉम्पिटेंट होस्ट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन विद रिकॉम्बिनेंट डीएनए। बहुत ही बढ़िया। रिकॉम्बिनेंट डीएनए के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए अब क्या है, देखिए सिंस डीएनए इज अ हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल, डीएनए क्या होता है, हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल होता है, ये ध्यान रखना। इट कैन नॉट पास थ्रू सेल मेम्ब्रेन्स, इसलिए ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर से पास नहीं होता। क्यों, इन ऑर्डर टू फोर्स बैक्टीरिया टू टेक अप द प्लाज्मिड द बैक्टीरियल सेल मस्ट फर्स्ट बी मेड अ कॉम्पिटेंट टू टेक अप डीएनए। जब मैं बैक्टीरिया को कहता हूं कि वो प्लाज्मिड को लेकर बाहर आए तो वो डायरेक्ट प्लाज्मिड बाहर नहीं आता है, जबकि वो पहले क्या करता है, एक कॉम्पिटेंट बनाता है और फिर डीएनए को बाहर लाता है। दिस इज डन बाय क्रिएटिंग देम विद अ स्पेसिफिक कंसंट्रेशन टू डाइवेलेंट कैटायन सच एज कैल्शियम व्हिच इंक्रीज द एफिशिएंसी विद व्हिच डीएनए एंटर्स। बहुत ही बढ़िया। द बैक्टीरियम, यहां तक आपको कोई भी किसी भी प्रकार की चिंता नहीं करनी है। बहुत ही बढ़िया, चिंता तो आपको कोई भी नहीं करनी है बेटा जी, चिंता आपको करने की आवश्यकता ही नहीं है। जॉब ढूंढ रहा हूं यार मैं तो, देखो आपके लिए मेहनत करो, जॉब मिल ही नहीं रहा है तो उसकी तो मैं क्या करूं यार। ठीक है, अब जो चलो एक जॉब अच्छा मिल ही गया है तो अब जॉब की कोशिश करते हैं। तब तक आप इसको एक बार रिवीजन करिए।
ठीक है, आप एक बार करिए, मैं ये करना, ठीक है। द बैक्टीरियम थ्रू पोर्स, the bacterium through pores in its cell wall. Recombinant DNA then be forced into such cells by incubating the cells with recombinant DNA on ice, followed by placing them briefly on 42 degrees Celsius heat shock and then putting them back on the ice. This enables the bacteria take up the recombinant DNA. देखो सही बात बताओ ना, तो आपके सिलेबस में बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है, उसकी बेसिक डेफिनेशन है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या है उसकी बातें हैं, तो वो मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है ना। इतना जो पॉइंट मैं आपको मुद्दे की बात बता रहा हूँ वो याद नहीं, ये पूरा चैप्टर पढ़ना भी नहीं है, एनसीईआरटी के सारे चैप्टर नहीं पढ़ने आपको, और जो पढ़ने हैं वो भी पूरे नहीं पढ़ने, उनमें से सिलेक्टेड टॉपिक पढ़ना है। दिस इज नॉट ओनली द वे टू इंट्रोड्यूस एलियन डीएनए इनटू होस्ट सेल्स इन अ मेथड नोन एज माइक्रो इंजेक्शन। recombinant DNA is directly injected into the nucleus of an animal cell. जो recombinant DNA होता है उसको डायरेक्टली इंजेक्टेड किया जाता है किसी एनिमल सेल के न्यूक्लियस के अंदर। इन अनदर मेथड सुटेबल फॉर प्लांट्स, सेल्स आर बॉम्बार्ड विद हाई वेलोसिटी माइक्रो पार्टिकल्स। प्लांट्स के अंदर क्या करता हूं कि मैं सेल्स को बहुत ही हाई वेलोसिटी के माइक्रो पार्टिकल से बॉम्बार्ड कर देता हूं ऑफ गोल्ड और टंगस्टन से, पोर्ट्रेट से, जिससे डीएनए मेथड को हम क्या कहते हैं, बायो लॉजिस्टिक्स कहते हैं या फिर जीन गन कहते हैं। एंड द लास्ट मेथड यूजेस क्या है, डिसआर्म पैथोजन, और लास्ट मेथड कौन सा है, डिसआर्म पैथोजन वेक्टर है जिसको हम अलाउ करते हैं तो इन्फेक्ट दी सेल्स, सेल्स को इन्फेक्ट करने के लिए, ट्रांसफॉर्म द रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू द होस्ट। बहुत ही बढ़िया। नाउ दैट वी हैव लर्न अबाउट द टूल्स फॉर कंस्ट्रक्टिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए, लेट अस डिस्कस द प्रोसेस फैसिलिटेटिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। अब मैं आपको जो प्रोसेस बता रहा हूं कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी होती किस प्रोसेस से है, वो प्रोसेस आप लोग समझिए। तो अब हम लोग क्या करते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का प्रोसेस समझते हैं। बहुत ही बढ़िया। चलो भाई, अब लगता है आप लोग बोर हो चुके हैं, एक जोक बाजी हो जाए, अच्छा जोक ढूंढना है, बता देता हूँ, पानी वानी पी लेता हूँ। देखिए चैप्टर अब अपना होने को आया है, 3-4 स्लाइड और बची है। फिर चैप्टर हो जाएगा, ठीक है। अब एनसीईआरटी पढ़वा दो, थोड़ा बहुत बोरियत हो रही होगी लेकिन पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। जोक चलता है, देखिए ध्यान से सुनना, कि दूध वाले हड़ताल करते हैं तो सड़क पर फेंकते हैं। दूध वाले जब हड़ताल करते हैं तो दूध को सड़क पर फेंकते हैं। टमाटर वाले जब हड़ताल करते हैं तो टमाटर सड़क पर फेंकते हैं। प्याज वाले जब हड़ताल करते हैं तो प्याज सड़क पर फेंकते हैं। पर मैं इस फिराक में हूं कि बैंक वाले कब हड़ताल करेंगे। अब जिसको समझ में आ गया उसको हंसी आ गई, अब जिसको समझ में नहीं आया वो तो वैसे ही जिंदगी भर बोर रहेगा। तो चलिए आगे की अवधि में अब अपना रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का क्या प्रोसेस होता है उसको शुरू करते हैं, ठीक है। तो प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व सेवरल स्टेप इन अ स्पेसिफिक सीक्वेंस। इसके पास में बहुत सारे स्टेप्स होते हैं जिनका एक फिक्स सीक्वेंस होता है, जैसे आइसोलेशन ऑफ डीएनए होता है, फिर फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए होता है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के द्वारा, फिर आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट होता है, उसके बाद में डीएनए फ्रेगमेंट का लाइगेशन होता है किसी वेक्टर के अंदर, फिर उसके बाद में ट्रांसफरिंग द रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू द होस्ट, यानी कि डीएनए को रिकॉम्बिनेंट डीएनए को होस्ट के अंदर ट्रांसफर किया जाता है, कल्चरिंग द होस्ट सेल, होस्ट सेल्स को कल्चर किया जाता है मीडियम के अंदर एक लार्ज स्केल में, और एक्सट्रैक्शन किया जाता है डिजायर्ड प्रोडक्ट्स का। लेट अस एग्जामिन ईच ऑफ दीज स्टेप्स इन सम डिटेल्स। बहुत ही बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला क्या है, आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल का आइसोलेशन क्या है वो सबसे पहली बात है। तो देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, बहुत ही बढ़िया, ध्यान से समझिएगा। आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, यानी कि जेनेटिक मटेरियल कौन है, डीएनए है, उसका आइसोलेशन कैसे होगा, ध्यान से समझना। रिकॉल दैट, अरे यार ये बार बार क्या हो जाता है, देखिए आइसोलेशन ऑफ द जेनेटिक मटेरियल डीएनए। जेनेटिक मटेरियल कौन है, डीएनए, उसका मुझे क्या करना है, आइसोलेशन करना है। तो ध्यान से समझिएगा। न्यूक्लिक एसिड इज द जेनेटिक मटेरियल फॉर ऑल ऑर्गेनिज्म विदाउट एक्सेप्टेशन। न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनका। इसमें हमें कोई भी प्रकार का शक या फिर कोई भी प्रकार का संदेह करने की आवश्यकता
नहीं है। अगर मैं मेजोरिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स की बात करूं तो दिस इज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड यानी कि डीएनए। डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होती है। इन ऑर्डर टू कट द डीएनए विद रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, अगर मुझे डीएनए को क्या करना है? कट करना है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के साथ में, तो इट नीड्स टू बी इन द प्योर फॉर्म, तो इसको प्योर फॉर्म में होना बहुत ही जरूरी है। फ्री फ्रॉम अदर मैक्रोमोलिक्यूल्स, और दूसरे जितने भी मैक्रोमोलिक्यूल्स है उनके कंपैरिजन में इसका फ्री होना भी जरूरी है। सिंस द डीएनए इज एनक्लोज्ड विद इन द मेम्ब्रेन, जबकि डीएनए क्या होता है? किसी मेम्ब्रेन के अंदर एनक्लोज होता है। वी हैव टू ब्रेक द सेल सॉरी, हमें क्या करना पड़ेगा? सेल को ब्रेक करना पड़ेगा और ओपन टू रिलीज डीएनए अलोंग विद अदर मैक्रोमोलिक्यूल्स, और हमें क्या करना पड़ेगा? डीएनए को ओपन करना पड़ेगा और फिर इसको मैं दूसरे मैक्रोमोलिक्यूल्स के साथ में रिलीज कर दूंगा, जैसे कि आरएनए, प्रोटीन्स, पॉलीसैकेराइड्स और लिपिड्स। दिस कैन बी अचीव्ड बाय ट्रीटिंग द बैक्टीरियल सेल्स, प्लांट्स और एनिमल टिश्यूज विद एंजाइम सच एज लाइसोसोम, बैक्टीरियल, सेलुलोज, प्लांट सेल, काइटिनेज, फंगस। बहुत ही बढ़िया। अब मैं थोड़ी अपनी स्पीड बढ़ा रहा हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप लोगों की अब जो है ना क्षमता पूरी हो चुकी है, लेकिन आपकी क्षमता पूरी हो चुकी हो, आपकी क्षमता, भाइयों और बहनों, आपकी और क्षमता पूरी हो चुकी हो, लेकिन मेरी क्षमता पूरी नहीं हुई है। और मेन बात कि क्षमता पूरी हो जाए, कि क्षमता पूरी हो जाए, लेकिन जब तक पाठ पूरा नहीं होगा तब तक ये लेक्चर बंद नहीं होगा। तो आइए एक बार फिर से देखते हैं मेरे साथ साथ में कि लाइसोसोम, सेल्यूलेज, काइटिनेज, यू नो दैट जीन्स आर लोकेटेड ऑन लॉन्ग मॉलिक्यूल्स ऑफ डीएनए। आप ये जानते हैं कि जो जीन्स होते हैं वो डीएनए के बहुत ही लंबे मॉलिक्यूल्स पर लोकेटेड होते हैं, इंटरवाइंड होते हैं प्रोटीन के साथ में, जैसे कि हिस्टोन प्रोटीन के साथ में। द आरएनए कैन बी रिमूव्ड बाय ट्रीटमेंट विद राइबोन्यूक्लियेज, whereas proteins can be removed by treatment with protease। जब आरएनए को रिमूव करना तो मैं राइबोन्यूक्लियस से डील करूंगा और प्रोटीन को रिमूव करना है तो प्रोटीएज से डील करूंगा। अदर मॉलिक्यूल्स कैन बी रिमूव बाय एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट, और दूसरे मॉलिक्यूल्स को भी रिमूव कर सकता हूं। एंड प्योरिफाइड डीएनए अल्टीमेटली प्रेसिपिटेट्स आउट आफ्टर द एडिशन ऑफ चिल इथेनॉल। बहुत ही बढ़िया। दिस कैन बी सीन एज कलेक्शन ऑफ द थ्रेड्स इन द सस्पेंशन। बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट पॉइंट पर चलिए, कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशन। अब मैं क्या करूंगा? डीएनए की कटिंग करूंगा एक स्पेसिफिक लोकेशन पर। तो ये भी बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है? डीएनए की क्या करनी है? कटिंग करनी है एक स्पेसिफिक लोकेशन पर, और ये बात भी आप लोगों को ध्यान रखनी है। देखिए क्या है, समझिए ध्यान से। कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशन। अब मैं डीएनए की कटिंग करूंगा एक स्पेसिफिक लोकेशन पर। देखिए, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डाइजेशंस आर परफॉर्म्ड बाय इनक्यूबेटिंग प्यूरिफाइड डीएनए मॉलिक्यूल्स विद द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स at the optimal conditions for that specific enzymes. Agarose gel electrophoresis is employed to check the progression of the restriction enzyme digestion. DNA is negatively charged molecules, hence it moves towards the positively electrosed anode. This process is repeated with the vector DNA also. ये प्रोसेस आपको समझ में आ गया है क्योंकि मैंने पिछली 2-3 स्लाइड के पहले ही समझा दिया था, इसलिए इसको मैंने धमाधम पढ़ा है। The joining of DNA involves several processes. डीएनए की जो ज्वाइनिंग होती है उसमें कई सारे प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं। आफ्टर हैविंग कट द सोर्स डीएनए एज वेल एज द वेक्टर डीएनए विद स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, द कट आउट जीन ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम द सोर्स डीएनए एंड द कट वेक्टर विद स्पेस आर मिक्स्ड एंड लाइगेज इज एडेड। दिस रिजल्ट्स इन द प्रेसिपिटेशन ऑफ द कॉम्बिनेंट डीएनए। बहुत ही बढ़िया। अब देखिए आगे की ओर, एम्प्लीकेशन ऑफ, ध्यान से सुनना, देखिए एम्प्लीकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट यूजिंग पीसीआर। पीसीआर के थ्रू मैं क्या करूंगा? जो जीन ऑफ इंटरेस्ट होता है उसका एप्लीकेशन करूंगा। तो पीसीआर स्टैंड फॉर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पीसीआर का मतलब होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इन दिस रिएक्शन मल्टीपल कॉपीज ऑफ द जीन्स ऑफ इंटरेस्ट इज सिंथेसाइज्ड इन विट्रो यूजिंग क्या होता है? यूजिंग, आगे देखिए, यूजिंग हर घड़ी बदल रही है धूप जिंदगी, चाव है कभी कभी है धूप जिंदगी, हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो न हो। देखिए
sets of primers, small chemically synthesized oligonucleotides that are complementary to the regions of DNA and the enzymes DNA polymerase. The enzyme extends the primers using the nucleotides provided in the reaction, and the genomic DNA acts as a template. In this process of replication of DNA is repeated many times. The segment of DNA can be amplified to approximately billion times, that is 1 billion copies are made. Such repeated application is achieved by the use of the thermostable DNA polymerase isolated from a bacterium Thermus aquaticus, which remain active during the high temperature induced extermination of the double stranded DNA. The amplified fragment is desired can now be used to ligate with the vector of further cloning. बहुत ही बढ़िया। अब आ जाइए आगे। अब सर आपने तो इतना फास्ट पढ़ा दिया, समझाया नहीं, तो बेटा जब तेरे आने वाला ही नहीं है तो मैं काहे के लिए समझाऊं? ये तो मैं पढ़ा इसलिए रहा हूं कि तेरे अब मैं चैप्टर लेके आया हूं तो पढ़ाना मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन ये आएगा नहीं। और मैंने जो बोल दिया कि नहीं आएगा मतलब नहीं आएगा, ये बात की गारंटी। ये अब आप सोच रहे हो कि सर को नहीं आता इसलिए नहीं आएगा, बेटा अच्छा सोचता है। इंसर्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू द होस्ट सेल और ऑर्गेनिज्म। देखिए किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर अब मुझे क्या करना है, होस्ट सेल के अंदर डीएनए का इंसर्शन करना है, डीएनए को उसके अंदर डालना है। तो अब ध्यान से समझिए, देयर आर सेवरल मेथड्स ऑफ इंट्रोड्यूसिंग द लाइगेटेड डीएनए इनटू रेसिपिएंट सेल्स। अगर मुझे लाइगेटेड डीएनए को रेसिपिएंट सेल्स में डालना है तो उसके कई सारे मेथड्स हैं। देखिए, द रेसिपिएंट सेल्स आफ्टर मेकिंग देम कॉम्पिटेंट टू रिसीव टेक अप डीएनए present its surrounding. So, if a recombinant DNA bearing gene for resistance of an antibiotic, मान लीजिए कि कोई recombinant DNA है, उसके पास में क्या है, जीन है, किसके लिए, रेजिस्टेंस करने के लिए एंटीबायोटिक को, जैसे कि एम्पिसिलिन इसका एग्जांपल है, तो उसको मैं ट्रांसफर करूंगा किसमें, ई कोलाई सेल्स के अंदर, एंड द होस्ट सेल्स बिकम ट्रांसफर्ड इनटू एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट सेल्स, और जो होस्ट सेल होंगे उसको मैं एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट सेल्स के अंदर ट्रांसफर करूंगा। If we spread the transformed cells and agar plates, अगर मैं agar plates के ऊपर transformed cells को क्या कर दूं, स्प्रेड कर दूं, जो कि कंटेन करते हैं एम्पिसिलिन, तो ओनली ट्रांसफॉर्म विल्स ग्रो, तो जो ट्रांसफॉर्म सेल्स है वही ग्रो करेंगे, अनट्रांसफॉर्म रेसिपिएंट सेल्स जो है वो मर जाएंगे। Since due to एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन्स के कारण one is able to select a transformed cell, एक जो है वो ट्रांसफॉर्म सेल्स को सिलेक्ट करने के लिए एबल होता है किसकी प्रेजेंस में, एम्पिसिलिन की प्रेजेंस में, एंड द एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन्स इन दिस केस इज कॉल्ड एज सेलेक्टेबल मार्कर। और इस केस में जो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन है उसको हम लोग क्या कहते हैं, सेलेक्टेबल मार्कर कहते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सेलेक्टेबल मार्कर कहते हैं। समझ गए, बहुत बढ़िया। अब क्या है, ऑब्टेनिंग द फॉरेन जीन प्रोडक्ट। अब मैं क्या करूंगा, फॉरेन जीन प्रोडक्ट को ऑब्टेन करूंगा, बहुत ही बढ़िया। obtaining the foreign gene product, अब मैं फॉरेन जीन प्रोडक्ट को क्या करूंगा, ऑब्टेन करूंगा। तो ये आपका टॉपिक है कि ऑब्टेनिंग द फॉरेन जीन प्रोडक्ट। अब हम क्या करेंगे कि जो फॉरेन जीन प्रोडक्ट होता है उसको अब हम लोग ऑब्टेन करेंगे। When you insert a piece of alien DNA into cloning vector, जब आप किसी एलियन डीएनए के पीस को इंसर्ट करते हैं किसमें, क्लोनिंग वेक्टर में, एंड ट्रांसफर इट, और इसको ट्रांसफर करते हैं किसमें, एक बैक्टीरियल, प्लांट और एनिमल सेल के अंदर, तो द एलियन डीएनए गेट्स मल्टीप्लाइड। तो क्या होता है कि ये एलियन डीएनए जो होता है ना वो मल्टीप्लाई हो जाता है। इन almost all recombinant technologies, the ultimate aim is not to produce a desirable protein। जितनी भी recombinant टेक्नोलॉजीज होती हैं उसमें अल्टीमेट एम ये नहीं है कि हमें डिजायरेबल प्रोटीन को प्रोड्यूस करना है। Hence, there is a need for the recombinant DNA to be expressed। इसलिए ये एक नीड है डीएनए रिकॉम्बिनेंट की कि उसको हम लोग क्या कर सके, एक्सप्रेस कर सकते। The foreign gene gets expressed under appropriate condition। जो फॉरेन जीन होता है उसको अलग अलग एप्रोप्रिएट कंडीशन में क्या किया जाता है, एक्सप्रेस किया जाता है। The expression of foreign gene in host cells involve understanding many technical details। बहुत ही बढ़िया। After having cloned the gene of interest and having optimized the condition to induce the expression of the targeted protein, one has to consider producing it on a large scale। Can you think of any reason why there is a need for large scale production? क्या आपने सोचा है कि लार्ज स्केल प्रोडक्शन किस लिए जरूरी है, किसी भी चीज का लार्ज स्केल प्रोडक्शन किस लिए जरूरी है? तो इफ एनी प्रोटीन एनकोडिंग जीन्स इज एक्सप्रेस्ड इन हेटेरोलोगस होस्ट, ठीक है, इट इज कॉल्ड एज रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। द सेल्स हर
cells harboring cloned genes of interest may be grown on a small scale in the laboratory. The cultures may be used for extracting the desired protein and then purifying it by using different separation techniques. अब आगे बढ़ते हैं, आगे तो इतना ही है। ये वाला आगे क्या है देखिए कि the cells can also be multiplied as a continuous culture system wherein the used medium is drained out from the side while fresh medium is added from the other to maintain the cells in the psychologically most, ध्यान से सुनना, psychologically most active log experimental phase। बहुत ही बढ़िया, मोस्ट एक्टिव लॉग एक्सपेरिमेंटल फेज, ध्यान से समझिए। रिफ्रेश हो रहा है, रिफ्रेश क्या हो रहा है, रिफ्रेश हो रहा है, क्या हो रहा है, रिफ्रेश, रिफ्रेश, तुम भी रिफ्रेश हो जाओ, मैं भी रिफ्रेश हो जाऊँ। और रिफ्रेश कैसे होंगे, पानी पियो। अरे तुम ऐसे कैसे बोर हो जा रहे हो यार, तुम बोर हो जाओगे तो कैसे चलेगा, तुमको तो किताब खोल के मेरे साथ में पढ़ना है। मैं ऐसा थोड़ी बोल रहा हूँ कि अभी का अभी याद करो, अभी का अभी तो याद होगा थोड़ी, अभी तो खाली एनसीईआरटी लेके मेरे साथ में पढ़ो कि ये एनसीईआरटी क्या कह रही है, फिर नेक्स्ट टाइम लेक्चर होने के बाद जब सेल्फ स्टडी करोगे तब याद होगा। तुम सोच रहे हो कि अभी के अभी सर के साथ में याद हो जाएगा, ऐसा थोड़ी होता है। ऐसे कोई तुम्हारे पास में इतना तुम जीनियस थोड़ी हो, अल्बर्ट आइंस्टाइन साहब भी इतना फास्ट मतलब नहीं करवाते, कैच कैच करते थे लेकिन याद इतना थोड़ी, याद तो आप जब सेल्फ स्टडी करोगे तभी होगा, ऐसे नहीं होगा, ठीक है। तो ध्यान से समझिए, एक्टिव लॉग एक्सपोनेंशियल फेज, this type of culturing method produce a large biomass leading to higher yield of desirable protein। बहुत ही बढ़िया। Small volume cultures cannot yield appreciable quantity of products to produce in large quantity the development of bioreactors। अब किसी भी चीज को large quantity में मुझे produce करना है तो मैं क्या करूंगा, बायोरिएक्टर को यूज करूंगा। वेयर लार्ज वॉल्यूम यानी कि 100 से 1000 लीटर ऑफ कल्चर कैन बी प्रोसीड होता है। Thus, bioreactors can be thought of as a vessels। बायोरिएक्टर को मैं एक वेसल की तरह यूज करूंगा, एक बर्तन की तरह यूज करूंगा, जिसके अंदर रॉ मटेरियल्स को डालूंगा, बायोलॉजिकली कन्वर्टेड होंगे स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स, इंडिविजुअल एंजाइम्स होंगे एक्सेट्रा, यूजिंग माइक्रोबियल, प्लांट, एनिमल और ह्यूमन सेल्स। ए बायोरिएक्टर प्रोवाइड द ऑप्टिमल कंडीशंस फॉर अचीविंग द डिजायर्ड प्रोडक्ट बाय प्रोवाइडिंग ऑप्टिमम ग्रोथ कंडीशंस, जैसे कि टेम्परेचर चाहिए, पीएच चाहिए, सबस्ट्रेट, सॉल्ट्स, विटामिन्स और ऑक्सीजन चाहिए। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड बायोरिएक्टर्स आर स्टिरिंग टाइप which are the most, अरे यार ध्यान से देखना, the most common bioreactor are stirring type which are shown in figure 9.7, जो कि किसमें देखा गया है, फिगर 9.7 के अंदर देखा गया है। अब ध्यान से समझिए, ये देखिए ये बायोरिएक्टर्स है, ठीक है, और इन बायोरिएक्टर्स को हम लोगों ने समझा है। अब देखिए क्या है, तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है, आ जाइए। देखिए, a stirred tank reactor is usually cylindrical with a curved base to facilitate the mixing of the reactor contents. The stirred facilitates even the mixing and oxygen availability through the bioreactor. The alternatively, air can be bubbled through the reactors. Air को क्या कहा जाता है, बबल किया जाता है, बबल किया जाता है, क्या कहा जाता है, बबल किया जाता है। If you look at the figure पर अगर आप देखोगे closely, you will see that bioreactor has an agitator system, an oxygen delivery system and a foam control system, a temperature control system, pH control system, sampling ports that small volumes culture that can be withdrawn periodically। बहुत ही बढ़िया। डाउनस्ट्रीम प्रोसेसेस क्या होता है, तो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ बायोसिंथेटिक स्टेज द प्रोडक्ट हैज टू बी सब्जेक्टेड थ्रू अ सीरीज ऑफ प्रोसेसेस बिफोर इट इज रेडी फॉर मार्किंग एज अ फिनिश्ड। बहुत ही बढ़िया। और यहाँ तक अब आपके आते आते चैप्टर संपूर्ण रूप से कंप्लीट हो चुका है। देखिए यहां तक आते आते आपका चैप्टर संपूर्ण रूप से कंप्लीट हो गया है। ये देखिए प्रोडक्ट, द प्रोसेसेस इंक्लूड सेपरेशन एंड प्योरिफिकेशन व्हिच आर कलेक्टिवली रेफर्ड एज डाउनस्ट्रीम प्रोसेसेस। The product has to be formulated with a suitable preservation. Such formulation has to undergo throughout cleaning trials in the case of drugs. Strict quality conduct, the testing for each product is also required. The downstream process and quality control testing vary from product to product। बहुत ही बढ़िया। यहाँ तक आके आपसे आप लोगों के जो बायोटेक्नोलॉजी का पहला चैप्टर था वो हमारे कंप्लीट हो गया है। अब समरी ममरी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है।
तो ये तो एक चैप्टर था। अभी इसके बाद में दूसरा चैप्टर और बचा है जो कि क्या है, बायोटेक्नोलॉजी के उसके एप्लीकेशन से। तो आप तब तक ये रुकिए, मैं 1 मिनट के अंदर आता हूँ। तो अब देखिए बायोटेक्नोलॉजी का हमारे पास में क्या है, दूसरा चैप्टर भी है। तो उस दूसरे चैप्टर को मैं क्या करता हूँ, लोड कर देता हूँ और उस दूसरे चैप्टर को भी हम अभी साथ के साथ में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप ऐसा सोच रहे हो कि मैं आपको एक ही सेकंड में छोड़ दूंगा, तो ऐसा सकते ही नहीं होगा। ये अब क्या है, ये पार्ट 2 है, 11 स्लाइड है, आराम से लगभग आधे घंटे के अंदर हो जाएगी, कोई ज्यादा बड़ी दिक्कत वाली बात है नहीं है। तो ये भी चैप्टर अपन साथ साथ में इसके एप्लीकेशंस भी देख लेते हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन मतलब पूरे यूनिट को अपन एक ही साथ में खत्म कर देंगे, ठीक है ना, जिससे क्या है ज्यादा इश्यूज वाली बात हो नहीं। इसको रिफ्रेश होने दे दीजिए यार, बार बार तो क्या करूं। ठीक है, इसको रिफ्रेश होने दीजिए। ठीक है, रिफ्रेश हो गया। ये इसकी यही तो समस्या है, मैं ये नहीं समझ पाता हूँ कि इसकी समस्या मेरे से है या किसी अन्य व्यक्ति से है। कि ये मतलब मैं जैसे ही चैप्टर शुरू करने जाता हूँ इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है। ऐसा क्यों, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है मालिक? देखिए ये चैप्टर है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, इसको हम लोग पढ़ेंगे। देखिए बायोटेक्नोलॉजी एज यू वुड हैव लर्न फ्रॉम द प्रीवियस चैप्टर, जैसे कि अभी अभी हमने ताजा ताजा जो चैप्टर पढ़ा है उससे आप लोग समझ गए हैं कि बायोटेक्नोलॉजी क्या है। एसेंशियली डील्स विद द इंडस्ट्रियल स्केल प्रोडक्शन ऑफ बायो pharmaceuticals and biological using genetically modified microbes, fungi, plants and animals. The application of biotechnology includes the therapeutics, diagnosis, genetically modified crops for agriculture, processed food, bioremediation, waste treatment and energy production. The three critical research areas of the biotechnology. आप बायोटेक्नोलॉजी के 3 क्रिटिकल रिसर्च एरिया हैं वो देखिए। प्रोवाइडिंग द बेस्ट कैटलिस्ट इन द फॉर्म ऑफ इम्प्रूव्ड ऑर्गेनिज्म, यूजुअली a microbe or pure enzymes, creating optimal conditions through engineering for a catalyst to act, and downstream processing technology to purifying the protein organic compound. Let us now learn how human beings have used biotechnology to improve the quality of human life, especially in the field of food product and health. Biotechnological applications क्या क्या है? एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर है, ठीक है। अब मैं इसके एप्लीकेशन बताता हूँ। मुद्दे की बात ये है कि बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन क्या क्या है, तो वो अब आप लोग समझिए। ओ जी 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 जी। ये भगवान, ये स्लाइड का एक मत होने देना। हाँ भगवान ने सुन ली, इसका मतलब भगवान एग्जिस्ट करते हैं। ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर एंड जेनेटिकली इंजीनियरिंग क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर। देखिए द ग्रीन रिवॉल्यूशन, हरित क्रांति, जो ये हरा हरा बोर्ड दिख रहा है वो वाली क्रांति, कौन सी? हरित क्रांति। सक्सेस इन ट्रिपलिंग द फूड सप्लाई बट इट येट नॉट व्हाट टू फीड द ग्रोइंग ह्यूमन पॉपुलेशन। इंक्रीज यील्ड हैव पार्शियली been due to the use of improved crop varieties। आजकल क्या हो रहा है, जबरदस्त क्रॉप की वेराइटीज आ गई। देखिए देखिए तुरंत प्रभाव से, इधर देखिए, उधर इधर मत देखिए, कुछ कुछ तो सो भी गए हैं, वो सोने वाले इधर देखो, जाग जाओ, जागते रहो, देखो। But mainly due to the use of better management practices and use of agrochemicals, fertilizer and pesticides। फर्टिलाइजेशन और पेस्टिसाइड्स की अपन एडवांस टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, उसकी वजह से क्या हो रहा है कि उसकी वजह से बेटा हमारे क्या हो रहा है कि आजकल कई सारी इम्प्रूव की क्रॉप वेराइटीज आ चुकी हैं। However, farmers in the developing world, agrochemicals are often used to expensive and further increase in the yield with existing varieties are not possible using conventional breeding। बहुत ही बढ़िया। अब देखिए, as traditional breeding techniques failed to keep pace in demand and to provide sufficiently fast and efficient system for crop improvement, another technology are called as
tissue culture got developed. What does tissue culture mean? It was learned by scientists during 1950s that whole plants could be regenerated from X plant, that is any part of the plant taken out and grown in the test tube under sterile conditions. मतलब प्लांट के किसी पार्ट को ले लीजिए और उसको टेस्ट ट्यूब में एक स्टीराइल कंडीशन में क्या कर दीजिए, ग्रो कर दीजिए। बहुत ही बढ़िया, उसको हम लोग क्या कहते हैं, टिश्यू कल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं, टिश्यू कल्चर। वापस से समझाता हूँ, रुकिए, कहाँ अपने को जल्दी है, मेरे को तो कोई भी जल्दी नहीं है। देखिए टिश्यू कल्चर क्या है कि इट वाज लर्न बाय साइंटिस्ट ड्यूरिंग 1950s दैट होल प्लांट्स कुड बी रीजनरेट फ्रॉम एक्स प्लांट। पूरा जो प्लांट होता है उसको एक्स प्लांट से क्या कर दिया जाता है, जनरेट किया जाता है। मतलब एनी पार्ट ऑफ द प्लांट टेकन आउट एंड ग्रोन इन अ टेस्ट ट्यूब, किसी भी पार्ट को मैंने लिया और टेस्ट ट्यूब के अंदर एक स्टीराइल कंडीशंस में उसको क्या किया, स्पेशल न्यूट्रिएंट मीडिया देकर ग्रोन करवाया। और दिस कैपेसिटी टू जनरेट अ होल प्लांट फ्रॉम एनी सेल एक्स प्लांट इज कॉल्ड एज टोटिपोटेंसी। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए बोर्ड मेरे ख्याल से जब आरबीएससी 2022 के अंदर बोर्ड का एग्जाम हुआ था, उस समय ये सवाल पूछा गया था। उसके अलावा मेरे हिसाब से शायद नीट 2023 के अंदर या फिर 2000, मुझे इनमें कंफर्म नहीं है, लेकिन इन दोनों के अंदर टोटिपोटेंसी से रिलेटेड सवाल पूछा गया है। उसके अलावा शायद किसी एक्स्ट्रा एग्जाम्स के अंदर भी इस टोटिपोटेंसी से रिलेटेड सवाल पूछा गया है। तो इतने एग्जाम में ये आ चुका है, बोर्ड्स में तो मल्टीपल टाइम आ गया है। 2022 वाला मेरे ख्याल से मुझको याद है। तो टोटिपोटेंसी आपको याद रखना बहुत जरूरी है और इसकी डेफिनेशन याद रख लीजिएगा। द कैपेसिटी टू जनरेट अ होल प्लांट फ्रॉम एनी सेल या फिर एक्स प्लांट इज कॉल्ड एज टोटिपोटेंसी। तो ये आपके 101% आपके एग्जाम में आ सकता है कि टोटिपोटेंसी क्या है। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही बढ़िया। You will learn how to accomplish this in higher classes. It is important to stress here that the nutrient medium must provide a carbon source such as sucrose and also inorganic salts, vitamins, amino acids, and growth regulators like auxins, cytokinins, etc. By application of these methods, it is possible to achieve propagation of a large number of plants in very short duration. This method of producing thousands of plants through tissue culture is called as micropropagation. टिश्यू कल्चर के द्वारा मैं हजारों प्लांट्स को क्या करता हूं, प्रोड्यूस करता हूं। और उस हजारों प्लांट्स के प्रोड्यूस करने के प्रोसेस को मैं क्या कहता हूं, माइक्रो प्रोपगेशन कहता हूं। बहुत ही बढ़िया। ईच ऑफ दीज प्लांट्स विल बी जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द ओरिजिनल प्लांट्स। इन प्लांट के अंदर जितने भी प्लांट्स हैं वो सब क्या है, एक दूसरे से जेनेटिकली आइडेंटिकल हैं, जो ग्रो हुए हैं। दैट आर दे आर सोमा क्लोन्स, इसलिए ये क्या है, सोमे क्लोन्स है। क्या है, सोमे क्लोन्स, सोमे क्लोन्स। बहुत ही बढ़िया। मेनी इंपोर्टेंट फूड प्लांट्स लाइक टोमेटो, बनाना, एप्पल एक्सेट्रा हैव बीन प्रोड्यूस्ड ऑन कमर्शियल स्केल यूजिंग दिस मेथड। जैसे कि टमाटर जो इतने बिकते हैं, केले जो इतने हैं, एप्पल हैं, वो सब टोटिपोटेंसी से ग्रो होते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, अगर कोई उदयपुर के लोकल है, ठीक है, मैं उदयपुर का लोकल रहने वाला तो नहीं हूँ, रहने वाला तो कहीं से भी, उसको आपको मतलब नहीं है। आप इतना ध्यान रखिए कि उदयपुर के अंदर जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारी सब्जी मंडियां हैं, मतलब सबके अपने अपने शहरों में सब्जी मंडियां होती है। जोधपुर वालों के जोधपुर में होती होगी, कोई बाहर जयपुर रह रहा है जयपुर में होती होगी। तो सब्जी मंडियों में इतने जो केले आते हैं, इतने टमाटर आते हैं, इतने सेब आते हैं। सेब आपको हर लॉरी वाले के पास देखने को मिल जाएगी। तो इतने सारे सेब कोई रियल थोड़ी है बेटा, वो सब क्या होता है, टोटिपोटेंसी के द्वारा, माइक्रो प्रोपगेशन के द्वारा उगाई जाती है और फिर वो आपको दी जाती है। तो इतनी सारी सेब प्योर नहीं होती है, वो टोटिपोटेंसी यानी माइक्रो प्रोपगेशन के द्वारा बनाई जाती है। ठीक है, तो आज आपको एक ज्ञान की बात और पता चल गई। अब देखिए, अब आगे की ओर बढ़ते हैं। अब आगे की ओर क्या है, उस सिस्टम को समझते हैं। इसके स्लॉटी को साइड में देखिए। अब क्या सिस्टम है, अनदर इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ द मेथड इज टू रिकवरी हेल्दी प्लांट्स फ्रॉम डिजीज प्लांट्स। देखिए, मान लीजिए कि कोई ऐसे प्लांट्स है जिनको डिजीज हो गई है, जिनको रोग लग गया है, तो उसको हेल्दी बनाना है। तो वो कैसे बताएंगे, इवन इफ द प्लांट इज इन्फेक्टेड विद द वायरस। मान लीजिए किसी प्लांट के अंदर कोई वायरस आ गया है, तो द मेरिस्टेम यानी कि एपिकल हो या चाहे एक्सिलरी हो, इज फ्री ऑफ वायरस। उस पर कभी भी वायरस नहीं लगेगा। जो मेरिस्टेम पार्ट होता है उस पर कभी भी वायरस नहीं लगेगा, ध्यान रखना। Hence, one can remove the meristem and grow it in vitro and obtain virus free plants. मान लीजिए कि आपने कोई प्लांट उगाया, ठीक है, उस प्लांट पर क्या लग गया, रोग लग गया, दाग लग गया। तो उस रोग वाले
भाग को, उस दाग वाले भाग को मैं क्या करूंगा, हटाना चाहता हूं और उस प्लांट को रोग फ्री करना चाहता हूं, डिजीज फ्री करना चाहता हूं। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि जो प्लांट है, जिसको मान लीजिए कि वायरस हो गया है, तो चाहे कैसा भी वायरस हो, वो प्लांट के मेरिस्टेम भाग पर नहीं लगता है। मेरिस्टेम चाहे एपिकल वाला हो चाहे एक्सिलरी वाला हो, वहां पर नहीं लगता है। तो आप क्या कीजिए बेसिकली कि जिस भी प्लांट को वायरस हो गया है, रोग लग गया है, उस प्लांट के मेरिस्टेम को काट दीजिए। काटने के बाद में उसको इन विट्रो के अंदर ग्रो कीजिए, और जब वो इन विट्रो के अंदर ग्रो हो जाए तो उसको प्रॉपर फैसिलिटी दीजिए, और प्रॉपर फैसिलिटी देने पर आपके जो है वायरस फ्री प्लांट ग्रो हो जाएगा, मतलब फिर वो प्लांट जो है वायरस फ्री हो जाएगा। ये होता है तरीका। साइंटिस्ट हैव सक्सेड इन कल्चरिंग मेरिस्टेम ऑफ बनाना, शुगर केन एंड पोटैटो। साइंटिस्ट ने ऐसा कई बार किया है, केलों के अंदर, शुगर केन गन्नों के अंदर, और पोटैटो आलू के अंदर। बहुत ही बढ़िया। साइंटिस्ट हैव सीन आइसोलेटेड सिंगल सेल्स from plants and after digesting their cell walls have been able to isolate naked protoplast surrounded by plasma membranes. Isolated protoplast from two different varieties of plants, each having a desirable characters, can be fused to get hybrid protoplast, which can be further grown to form a new plant. These hybrids called somatic hybrids, while the process is called somatic hybridization. सोमैटिक हाइब्रिड के जो प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। तो सोमैटिक हाइब्रिड की प्रोसेस को मैं क्या कहूंगा, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन कहूंगा। यहां तक आप लोगों को क्लियर है? बहुत ही बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। ये भी गया। सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस को मैं क्या कहूंगा, सोमैटिक हाइब्रिड कहूंगा। बहुत ही बढ़िया, छोड़ूंगा तो मैं कुछ भी नहीं। गया तो गया, हम यहां से पढ़ेंगे। देखिए, और तो क्या, यहां तक हो गया था। यहां देखिए सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन कहेंगे। बहुत ही बढ़िया। अब देखिए, इमेजिन अ सिचुएशन व्हेन ए प्रोटोप्लास्ट ऑफ टोमेटो इज फ्यूज्ड विद दैट ऑफ पोटैटो। मान लीजिए कि मैंने टोमेटो को पोटैटो के साथ में फ्यूज किया, टमाटर को आलू के साथ में फ्यूज कर दिया। सर क्या पागल हो गए हो क्या? ऐसे कुछ भी करते हो? कुछ भी क्या? मैं नहीं कर रहा हूँ, एनसीईआरटी के लिए मुझे कर लिया मत दो, ठीक है ना? हाँ, टोमेटो को मैंने क्या किया, पोटैटो के साथ में यूज कर दिया, एंड देन दे आर ग्रोथ, हम उसको उगा दिया। बहुत ही बढ़िया। तो फॉर्म अ न्यू हाइब्रिड प्लांट, जिससे क्या होगा, एक नया हाइब्रिड प्लांट बनेगा, कंबाइनिंग टोमेटो एंड पोटैटो कैरेक्टरिस्टिक। अब उस नए प्लांट्स में क्या होगा, टमाटर के भी गुण आएंगे और आलू के भी गुण आएंगे। वेयर दिस हैज बीन अचीव्ड रिजल्टिंग इन फॉर्मेशन ऑफ टोमेटो। तो टोमेटो प्लस पोटैटो, टोमेटो, टोमेटो प्लस पोटैटो, टोमेटो, एंड आजकल दुनिया में चल रहा है जोमेटो। बहुत ही बढ़िया। देखिए, अनफॉर्चुनेटली दिस प्लांट डिड नॉट हैव ऑल द डिजायर्ड कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर इट्स कमर्शियल यूटिलाइजेशन। Is there any alternative path that our understanding of genetics can show that farmers may obtain maximum yield from their fields? क्या ऐसा आज के जमाने में ऐसा कोई तरीका है जिसकी वजह से जो फार्मर्स होते हैं उनकी जो फील्ड्स होती हैं वो मैक्सिमम हो सके? यस। इज देयर अ वे टू मिनिमाइज द यूज ऑफ फर्टिलाइजेशन एंड केमिकल्स so that their harmful effects on the environment are reduced? क्या ऐसा तरीका है, ऐसा कोई फर्टिलाइजेशन है जिसकी वजह से जो प्लांट्स को नुकसान हो रहा है वो भी कम हो सके? बेटा ठीक है ना? तो यूज ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स इज ए पॉसिबल सॉल्यूशन। तो हमें क्या करना है, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप को यूज करना है, और वो ही उसका क्या है, एक पॉसिबल सॉल्यूशन है। अब देखिए, प्लांट्स, बैक्टीरिया, फंजाई एंड एनिमल्स व्हिच जीन्स हैव बीन अल्टर्ड बाय मैनिपुलेशन आर कॉल्ड जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। सर मैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म को यूज तो कर लूंगा, लेकिन वो होते क्या है? तो प्लांट्स, बैक्टीरिया, फंजाई, एनिमल्स, जिनके जीन्स को मैंने क्या किया है, ऑल्टर्ड किया है मैनिपुलेशन से, तो उसको मैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म जीएमओ कहूंगा। जीएम प्लांट्स हैव बीन यूजफुल इन मेनी वेज। जेनेटिक मॉडिफिकेशन क्या होता है? तो मेड क्रॉप मोर टॉलरेंट टू एबायोटिक स्ट्रेस, कोल्ड, ड्रॉट, सॉल्ट और हीट। इससे क्या होता है, क्रॉप जो होती है वो बहुत ही ज्यादा टॉलरेंट हो जाती है। रिड्यूस रिलायंस ऑन केमिकल पेस्टिसाइड्स, जो केमिकल पेस्टिसाइड्स पर हम आधारित हैं वो आधार होना कम हो जाता है। हेल्प टू रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लूजेस, जो हमारे हार्वेस्टिंग के समय लूजेस होते हैं उनको रिड्यूस करने के अंदर मदद करती हैं। इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ मिनरल यूजेस बाय प्लांट्स, प्लांट्स के अंदर जो मिनरल्स का यूज होता है उसकी एफिशिएंसी को बढ़ाता है। एनहेंस न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ फूड, फूड के जो पोषक तत्व होते हैं उनको भी बढ़ाता है, जैसे कि गोल्डन राइस, विटामिन ए जो होता है राइस के अंदर उसको बढ़ाता है। इन एडिशन टू दीज यूजेस, इन यूजेस के अलावा जो जेनेटिकली मॉडिफाइड होते हैं हैज बीन यूज्ड टू क्रिएट टेलर मेड प्लांट्स to supply alternative resources to industries
इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, फ्यूल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स। उसके अलावा स्टार्च को, फ्यूल को, फार्मास्यूटिकल्स को भी प्रोड्यूस करने के लिए इसको यूज किया जाता है। सम ऑफ द एप्लीकेशंस ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर दैट यू विल स्टडी इन द डिटेल आर द प्रोडक्शन ऑफ पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स। एग्रीकल्चर के अंदर कुछ ऐसे भी इसके यूजेस हैं कि पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट को भी यूज किया जाता है। बहुत ही बढ़िया। विच को डिक्रीज द अमाउंट ऑफ पेस्टिसाइड्स यूज। इसकी वजह से क्या होता है कि पेस्ट रेजिस्टेंस है तो मतलब पेस्टिसाइड्स के अमाउंट को क्या कर दिया जाएगा, डिक्रीज कर दिया जाएगा। बीटी टॉक्सिन इज प्रोड्यूस्ड बाय अ बैक्टीरियम। बीटी टॉक्सिन भी एक बैक्टीरिया के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है जिसको हम लोग बैसिलस thuringiensis कहते हैं। बीटी शॉर्ट में कहा जाता है। बीटी का मतलब होता है बैसिलस thuringiensis जो कि एक बैक्टीरिया है। बीटी टॉक्सिन जीन हैज बीन क्लोन्ड फ्रॉम द बैक्टीरिया। बीटी टॉक्सिन का जो जीन होता है वो एक बैक्टीरिया से क्लोन किया जाता है एंड बीन एक्सप्रेस इन द प्लांट्स टू प्रोवाइड, और इसको एक प्लांट्स के अंदर डाल दिया जाता है ताकि वो क्या कर सके, रेजिस्टेंस कर सके इंसेक्ट से विदाउट द नीड फॉर इंसेक्टिसाइड इन द इफेक्ट क्रिएटेड इट। बहुत ही बढ़िया। बायोपेस्टिसाइड्स एग्जांपल क्या है, बीटी कॉटन, बीटी कॉर्न, राइस, टोमेटो, पोटैटो एंड सोयाबीन एक्सेट्रा। अब देखिए बीटी कॉटन क्या होता है। सम स्ट्रेन ऑफ बैसिलस thuringiensis प्रोड्यूस प्रोटीन्स। बैसिलस thuringiensis के कुछ स्ट्रेन्स क्या होती हैं, प्रोटीन प्रोड्यूस करती हैं जो क्या करता है, किल कर देता है सर्टेन इंसेक्ट को, जैसे कि लेपिडोप्टेरेंस जैसे कि टोबैको बर्ड वर्म हो गया, आर्मी वर्म हो गया, पोलियोप्टेरेंस जिसे बीट लेस कहते हैं, डिप्टेरॉन्स जिसे फ्लाइज और मॉस्किटोज कहते हैं। बीटा thuringiensis फॉर्म्स प्रोटीन क्रिस्टल्स ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर फेज ऑफ देयर ग्रोथ। दीज क्रिस्टल्स कंटेन अ टॉक्सिक इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन। बहुत ही बढ़िया। Why does this toxin not kill the bacillus? लेकिन ये टॉक्सिन बैसिलस को किल क्यों नहीं करते? Actually, the Bt toxin protein exists as inactive प्रोटोटॉक्सिन। जो बीटी टॉक्सिन होते हैं वो इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन्स के रूप में यूज किए जाते हैं। बहुत ही बढ़िया। बट वंस एन इंसेक्ट इंजेस्ट द इनएक्टिव टॉक्सिन, लेकिन जब एक कोई इंसेक्ट इंजेस्ट करता है इनएक्टिव टॉक्सिन को तो इट इज कन्वर्टेड इनटू एक्टिव फॉर्म, तो वो एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है एंड द एक्टिवेटेड टॉक्सिन्स बाइंड्स टू द सरफेस ऑफ मिडगट एपिथेलियल सेल्स। एपिथेलियस की जो मिडगट सरफेस है वहां से ये क्या हो जाता है, बाइंड हो जाता है एंड क्रिएट पोर्स, और एक पोर्स क्रिएट करता है जो क्या कॉज करता है, सेल की स्वेलिंग, यानी कि जो सेल है उसको फूला हुआ क्रिएट करता है एंड लाइसिस एंड इवेंचुअली कॉज डेथ ऑफ द इंसेक्ट, और फिर क्या होता है, इंसेक्ट की डेथ हो जाती है। बहुत ही शानदार। अब आ जाइए अपने इस पर, क्या है ध्यान से समझिए। ये पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स हो गया है मेरे ख्याल से। उसके बाद में बायोटेक्निकल नहीं, ये देखिए, ये बढ़ा देता हूं, ये देखिए स्पेसिफिक बीटी टॉक्सिन जीन्स। स्पेसिफिक बीटी टॉक्सिन जीन्स जो होते हैं वो आइसोलेटेड होते हैं बैसिलस thuringiensis से, और इसको इनकॉर्पोरेट किया जाता है सेवरल क्रॉप प्लांट्स के अंदर, जैसे कि कॉटन के अंदर। द चॉइस ऑफ जीन्स डिपेंड्स अपॉन द क्रॉप एंड टारगेटेड पेस्ट। मोस्ट बीटी टॉक्सिन आर इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक। द टॉक्सिन इज कोडेड बाय अ जीन CRY-AC नेम्ड CRY। बहुत ही बढ़िया। इस जीन से इसको क्या किया जाता है, इंसेक्ट किया जाता है। देयर आर अ नंबर ऑफ नेम्स, फॉर एग्जांपल द प्रोटीन्स एनकोडेड बाय द जीन्स CRY-1, CRY-2AB and control the cotton bollworms that are the CRY-1AB control फॉर्नर बियर। बहुत ही बढ़िया। ये देखिए, ये बीटी टॉक्सिन से क्या हो रहे हैं, ये रुई यानी कि कॉटन का प्रोडक्शन हो रहा है। अब है पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट। कि पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट किसको कहते हैं, बहुत ही बढ़िया। पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट किसको कहते हैं, ध्यान से समझिएगा। थक तो नहीं गए, थकना नहीं, अब होने वाला है 2-3 स्लाइड और बचिए। देखिए पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट क्या होता है। Several nematodes, parasites, a wide variety of plants and animals, including human beings. A nematode Melidogain incognia infects the root of tobacco plants. ये क्या होता है, मिलियन डिग्री इनकॉग्निशिया क्या होता है कि रूट से होती है किसकी, टोबैको प्लांट्स की, उसको क्या करता है, इन्फेक्ट करता है और कॉज करता है ग्रेट रिडक्शन इन द यील्ड, और यील्ड के अंदर बहुत ही रिडक्शन आ जाता है। A novel strategy was adopted to prevent this infection was based on the process of RNA interference, जिसको RNAi कहा जाता है। RNAi takes place in all eukaryotic organisms as a method of cellular defense. This method involves silencing of a specific mRNA due to a complementary dsRNA molecule that binds to prevent translation of the mRNA. The source of the complementary RNA could be from the infection by virus having RNA genomes to our mobile genome elements, or that replicate via an RNA intermediate. Using agrobacterium vectors, nematode-specific genes were introduced into the host plant. The introduction of DNA was such that it produced both sense and antisense RNA in the host cells. These two RNA being complementary each other formed as a double-stranded dsRNA that initiated RNAi as thus silenced in the specific mRNA of the nematode.
The consequences was that the parasite could not survive in a transgenic host expressing specific interesting RNA. The transgenic plant theory got itself protected from the parasite. अब ये जो इतनी गाथा है ये मैंने आपको नहीं समझाई। क्यों नहीं समझाई बताओ? खाली रीडिंग क्यों माने बताओ? इसका नाम सुना है कभी? ये है बोर्ड, बोर्ड एग्जाम के लिए ये गाथा है, पहली बात। दूसरी, नीट एग्जाम के लिए ये गाथा है, लैब असिस्टेंट के लिए ये गाथा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये प्रोसेस आपको लैब असिस्टेंट में लिखा पोती के लिए नहीं पूछेगा, और उसमें से ऐसी भी कोई भी चीज नहीं है जो आपको लैब असिस्टेंट में पूछी जाएगी, पूछी ही नहीं जाएगी, इस बात की गारंटी है, क्योंकि एमसीक्यूज में से सवाल इसमें बनेगा ही नहीं। 24 वाला पेज नंबर क्या है उसको ध्यान से समझिए। बायोटेक्नोलॉजी के मेडिसिन में, दवाइयों में क्या क्या यूजेस हैं वो ध्यान से समझिए। अब देखिए क्रॉप्स के अंदर, एग्रीकल्चर के अंदर क्या क्या यूजेस है वो मैंने बता दिया है। अब देखिए कि इसके मेडिसिन के अंदर क्या क्या यूजेस हैं। तो मेडिसिन के अंदर भी बहुत सारे यूजेस है जिसको हमें समझने हैं। देखिए अब मेरे ख्याल से ये पेज भी चला जाए, नहीं गया, बच गया। देखिए बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशंस इन मेडिसिन, दवाइयों में इसका क्या क्या उपयोग है। तो द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजिकल प्रोसेसेस हैव मेड इमेंस इंपैक्ट इन द एरिया ऑफ हेल्थ केयर बाय इनेबलिंग मास प्रोडक्शन ऑफ सेफ एंड मोर इफेक्टिव थेरेप्यूटिक ड्रग्स। फर्दर द रिकॉम्बिनेंट थेरेप्यूटिक्स do not induce unwanted immunological response as a common in case of similar products isolated from non-human sources. At present, about 30 recombinant therapeutics have been approved for human use in the world over. In India, 12 of these are presently being marked. बहुत ही बढ़िया। पूरे वर्ल्ड के अंदर 30 क्या है रिकॉम्बिनेंट थेरेप्यूटिक्स है, जिसमें से इंडिया के अंदर 12 है। सोच लो 12 केवल इंडिया के अंदर है जो अभी तक देखी गई है, तो कितना बड़ा नंबर है। जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन, अब इंसुलिन क्या होता है ध्यान से समझिए, सॉरी, जेनेटिकली इंजर्ड इंसुलिन। अब देखिए इंसुलिन क्या होता है उसको जरा आप ध्यान से समझिए। जेनेटिकली इंजर्ड इंसुलिन, देखिए जरा सा ध्यान से समझना कि इंसुलिन क्या होता है, जेनेटिकली इंजर्ड इंसुलिन क्या होता है, ध्यान से समझिए। The management of adult onset diabetes is possibly by taking insulin at a regular time intervals. What would a diabetic patient do if enough human insulin was not available? If you discuss this, you would soon realize that one would have to isolate and use insulin from other animals. Would the insulin isolated from the other animals be just effective as that secreted by the human body itself, and would is not एलिगेट्स और दी स्पेंस रेस्पॉन्स। मान लीजिए कि किसी ह्यूमन के अंदर इंसुलिन की कमी हो गई या फिर कोई भी इंसुलिन में बेजमारी हो गई, तो अब वो इंसुलिन के साथ में मैं कोई भी छेड़खानी करूंगा। तो मान लीजिए मैंने किसी एनिमल का इंसुलिन निकाला, तो किसी जानवर का इंसुलिन और किसी ह्यूमन का इंसुलिन एक जैसा हो सकता है, या फिर जानवर का इंसुलिन ह्यूमन के इंसुलिन के अंदर काम कर सकता है। सोचिए, जरा दिमाग दौड़ाइए, क्या ऐसा हो सकता है? सोचना पड़ेगा, सोच के बता दे, ठीक है, सोच के बताना। नाउ इमेजिन, अब आप, मैं जो कहता हूं वो इमेजिन करिए। इफ बैक्टीरियम वर अवेलेबल दैट कुड मेक ह्यूमन इंसुलिन, ऐसा बैक्टीरिया अवेलेबल है जो ह्यूमन के इंसुलिन को बना दे। सडनली द होल प्रोसेस बिकम सो सिंपल, तो सडनली ये क्या हो जाएगा, पूरा प्रोसेस सिंपल हो जाएगा। यू कैन इजीली ग्रो अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ द बैक्टीरिया एंड मेक एज मच इंसुलिन यू नीड। तो अगर ऐसा आपको मिल जाए तो आप जितनी भी क्वांटिटी आप बैक्टीरिया को ग्रो कर सकते हैं, और ग्रो करने के बाद में आप जितना चाहते हैं उतना उसको क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। थिंक अबाउट वेदर इंसुलिन कैन बी ओरली एडमिनिस्ट्रेटेड और डायबिटिक पीपल और नॉट। जैसे कि इंसुलिन जो होता है उसको क्या मैं ऐसे दवाइयां लेते उसकी तरह ले सकता हूँ? आप सोचिए कि कैसे इंसुलिन को लिया जाता है। तो इंसुलिन यूज्ड फॉर डायबिटीज, इंसुलिन को डायबिटीज के लिए यूज किया जाता है। वाज अर्लियर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम पैनक्रियास ऑफ द स्लॉटर्ड कैटल। पहले क्या होता था कि एक कैटल के पैनक्रियास से इसको निकाला जाता था, या फिर एक पिग के पैनक्रियास से इसको निकाला जाता था। इंसुलिन फ्रॉम एन एनिमल सोर्स, कुल मिलाकर इंसुलिन का सोर्स क्या था, एनिमल था। डाउट, लेकिन ये क्या करता था कि कुछ पेशेंट्स के अंदर एक एलर्जी कर देता था, क्योंकि पिग या फिर कैटल से निकाला जाता था, और अदर टाइप्स ऑफ रिएक्शंस कर देता था फॉरेन प्रोटीन के अंदर। जबकि अब इंसुलिन कंसिस्ट ऑफ टू शॉर्ट पॉलीपेप्टाइड चेन्स, इंसुलिन के अंदर दो पॉलीपेप्टाइड की छोटी छोटी चेन होती है, चेन ए और चेन बी, दैट आर लिंक्ड टुगेदर बाय डाइसल्फाइड ब्रिजेस, और ये एक दूसरे से डाइसल्फाइड ब्रिजेस के रूप में क्या होती है, इंसर्ट होती है, मतलब जुड़ी हुई होती है। बहुत ही बढ़िया। अब देखिए मैमल्स के अंदर क्या होता है, इन मैमल्स के अंदर आपको क्या देखने को मिलता है, तो वो जरा ध्यान से समझिए। रिफ्रेश होने दो। हाँ अब देखिए
In mammals, including humans को मिलाकर, insulin is synthesized as a pro-hormone, like a pro-enzyme. The pro-hormone also needs to be processed before it's become a fully mature and functional hormone, which contains an extra stretch called the C-peptide. ये एक एक्स्ट्रा स्ट्रेच को भी कंटेन करता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सी पेप्टाइड कहते हैं। बहुत ही बढ़िया। दिस सी पेप्टाइड इज नॉट प्रेजेंट इन द मैच्योर इंसुलिन। ये जो सी पेप्टाइड होता है ये एक मैच्योर इंसुलिन के अंदर नहीं पाया जाता एंड इज रिमूव्ड ड्यूरिंग मैच्योरेशन इनटू इंसुलिन। बहुत ही बढ़िया। द मेन चैलेंज फॉर प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन यूजिंग आरडीएनए टेक्निक वाज गेटिंग इंसुलिन assembled into a mature form. In 1983, Eli Lilly, an American company, prepared two DNA sequences corresponding A and B. Eli Lilly ने क्या किया, दो DNA sequence बनाए A और B chains of human insulin and introduced them in the plasmid of E. coli, और इसको E. coli के प्लाज्मिड में इंट्रोड्यूस कर दिया ताकि वो क्या प्रोड्यूस कर सके, इंसुलिन की चेन प्रोड्यूस कर दे। चेन एंड A B वर प्रोड्यूस सेपरेटली, दोनों सेपरेटली एक्सट्रैक्ट हुई एंड कंबाइंड बाय क्रिएटिंग डाइसल्फाइड बॉन्ड्स टू फॉर्म ह्यूमन इंसुलिन। बहुत ही बढ़िया। अब देखिए जीन थेरेपी क्या होता है। इली लिली सामाई थी, इली लिली ले ले सामाई थी, देखो 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 तो देखो। आप ध्यान से समझना, जीन थेरेपी क्या होता है, ध्यान से समझिए। इफ अ पर्सन इज बोर्न विद अ हेरिडिटी डिजीज, मान लीजिए कि किसी एक पर्सन का जन्म हुआ जिसमें हेरिडिटरी कोई डिजीज है, क्या है, हेरिडिटरी की डिजीज है। कैन अ करेक्टिव थेरेपी टू टेकन फॉर सच अ डिजीज? जीन थेरेपी इज एन अटेम्प्ट टू डू दिस। जीन थेरेपी से क्या होता है कि वो हेरिडिटरी डिजीज को हटाया जा सकता है। जीन थेरेपी इज अ कलेक्शन ऑफ मेथड्स that allows correction of a gene defect that has been diagnosed in the child and embryo. Here genes are inserted into a person's cells and tissues to treat a disease. इसमें क्या होता है कि डिजीज को ट्रीट करने के लिए किसी पर्सन के सेल के अंदर मैं क्या करता हूं, उस जीन को इंसर्ट कर देता हूं। Correction of a genetic defect involves delivery of a normal gene into an individual or embryo to take over the function of and compensate for the non-functional gene. The first clinical gene therapy was given in 1990. पहली जो क्लिनिकल जीन थेरेपी थी उसको 1990 में दिया गया था। ए 4-year-old गर्ल थी विद एडोनिसिन डाइएनियस, एडीए डेफिशिएंसी थी उसके अंदर, उसको दिया गया था। दिस एंजाइम इज क्रूशियल फॉर द इम्यून सिस्टम टू फंक्शन। ये एंजाइम क्या है, इम्यून सिस्टम को फंक्शन करने के लिए थोड़ा क्रूशियल है। द डिसऑर्डर इज कॉज्ड, ये डिसऑर्डर जो है ये कॉज हुआ था ड्यू टू द डिलीशन ऑफ जीन्स फॉर एडेनोसिन डाइएनियस। इन सम चिल्ड्रन एडीए डेफिशिएंसी कैन बी क्योर्ड बाय बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। कुछ चिल्ड्रंस के अंदर बोन मैरो ट्रांसप्लांट करना पड़ता है, जिसकी वजह से एडीए डेफिशिएंसी को सही कर दिया जाता है। इन अदर इट कैन बी ट्रीटेड बाय एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी। कुछ में क्या होता है, एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी भी होती है, इन विच फंक्शनल एडीए इज गिवन टू द पेशेंट बाय इंजेक्शन। बट द प्रॉब्लम विद बोथ ऑफ दीज अप्रोचेस दैट दे आर नॉट कंप्लीटली क्यूरेटिव। लेकिन चाहे मैं बोन मैरो ट्रांसप्लांट करूं, चाहे मैं एंजाइम रिप्लेसमेंट ट्रांसप्लांट करूं, ये दोनों क्यूरेटिव नहीं है, नॉट क्यूरेटिव। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, एडीए डेफिशिएंसी के लिए हम लोग बेटा जी क्लिनिकल जीन थेरेपी करते हैं। बहुत ही बढ़िया। एज अ फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स जीन थेरेपी, पहला स्टेप ये है कि लिम्फोसाइट्स फ्रॉम द ब्लड ऑफ द पेशेंट आर ग्रोन इन अ कल्चर आउटसाइड द बॉडी। मैं क्या करता हूं कि आपका जो शरीर का खून है उसमें से लिम्फोसाइट निकालता हूं और उसको आपके शरीर के बाहर ले जाकर क्या करवाता हूं, कल्चर करवाता हूं। ठीक है बेटा जी। ए फंक्शनल एडीए cDNA यूजिंग अ रेट्रोवायरल वेक्टर इज देन इंट्रोड्यूस्ड इनटू दीस लिम्फोसाइट्स व्हिच आर सब्सिक्वेंटली रिटर्न। बहुत ही बढ़िया। अब आगे देखिए, सब्सिक्वेंटली क्या हो जाता है, रिटर्न हो जाता है। Blood of the patient are grown in culture outside the body. A functional ADNA, cDNA or a retroviral vector is then introduced into these lymphocytes. फिर मैं क्या करता हूँ, एडीए डेफिशिएंसी जो होती है उसके cDNA होता है, सर्कुलर डीएनए, जिसको इस लिम्फोसाइट्स के अंदर इंट्रोड्यूस कर देता हूँ, which are subsequently returned to the patient, और जिसको मैं पेशेंट के पास में subsequently रिटर्न कर देता हूँ। However, as these cells are not immortal, जबकि ये सेल्स इमोर्टल नहीं है, the patient require periodic infusion of such genetically injured lymphocytes। बहुत ही बढ़िया। However, if the gene isolated from marrow cells producing ADA introduced into cells at early embryonic stage, it called be permanent cure। बहुत ही बढ़िया। अगर अर्ली स्टेज में कर देंगे तो इसका परमानेंटली क्योर हो सकता है, इसका परमानेंट रूप से इलाज
हो सकता है। अब क्या है, अब नेक्स्ट पॉइंट है मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस, कि सर मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस क्या होता है। तो देखिए यू नो दैट, तुम जानते होंगे, फॉर इफेक्टिव ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज का अगर मुझे इफेक्टिव ट्रीटमेंट करना है तो अर्ली डायग्नोसिस एंड अंडरस्टैंडिंग इट्स पैथोसाइकोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट। किसी भी बीमारी का अगर इलाज करना है तो अगर शुरुआत के अंदर ही मुझे पता चल जाए कि वो बीमारी क्या है तो उसका इलाज हो सकता है। बाद में क्या है, वो बीमारी बढ़ती चली जाती है। यूजिंग कन्वेंशनल मेथड ऑफ डायग्नोसिस, सीरम एंड यूरिन एनालिसिस एक्सेट्रा, अर्ली डिटेक्शन जो होता है वो बहुत ही पॉसिबल होना चाहिए, लेकिन वो पॉसिबल अभी फिलहाल होता है नहीं है। ठीक है, तो अर्ली डिटेक्शन का पॉसिबल, किसी भी बीमारी को देखो क्योर करना है तो अर्ली डिटेक्शन करना उसका बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जब आप अर्ली डिटेक्शन करेंगे तो जल्दी से जल्दी उसका इलाज हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी पॉलीमरेज, recombinant DNA technology, polymerase chain reaction, PCR and enzyme linked immunosorbent ऐसे ELISA, इसके ठीक है। PCR क्या होता है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी होती है, ठीक है ना, RDNT। PCR क्या होता है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, और ELISA क्या होता है, इन सबके फुल फॉर्म आप याद रखना। ELISA का मतलब होता है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे, इसको भी एग्जाम के अंदर पूछा गया है। आर सम ऑफ द टेक्निक्स दैट सर्व द पर्पस ऑफ अर्ली डायग्नोसिस, इससे क्या होता है कि हम अर्ली डायग्नोसिस कर सकते हैं। प्रेजेंस ऑफ पैथोजन, चाहे बैक्टीरिया हो, वायरस एक्सेट्रा, इज नॉर्मली सस्पेक्टेड ओनली व्हेन द पैथोजन हैज प्रोड्यूस्ड अ डिजीज सिम्पटम, वो तब ही देखा जाता है जब कोई डिजीज का सिम्टम पता चलेगा। बाय दिस टाइम, इस समय, द कंसंट्रेशन ऑफ पैथोजन इज ऑलरेडी वेरी हाई इन द बॉडी, उस समय तक क्या होता है कि बॉडी के अंदर जो पैथोजन का कंसंट्रेशन होता है वो बहुत ही ज्यादा होता है। हाउएवर वेरी लो कंसंट्रेशन ऑफ द बैक्टीरिया और वायरस कैन बी डिटेक्टेड बाय द एम्प्लीफिकेशन ऑफ देयर न्यूक्लिक एसिड बाय पीसीआर, पीसीआर से भी पता चल जाता है। ठीक है, अब देखिए, ए सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए और आरएनए टैग्ड विद a radioactive molecule probe is allowed to hybridize to its complementary DNA in a clone of cells, followed by detection using autoradiography. The clone having the muted genes will hence not appear the pathognomonic cell because the probe will not have complementary with the muted genes. बहुत ही बढ़िया। अब देखिए एलिसा की बात करता हूँ कि एलिसा क्या है। तो जी एलिसा क्या होता है, थक तो नहीं गए हो? अरे मुझे लग रहा है थक गए हो अब, पर मैं क्या करूं भाई साहब, चैप्टर खत्म ही नहीं हो रहा है, जब खत्म हो जाएगा तब छोड़ दूंगा। अब आ जाइए ट्रांसजेनिक एनिमल, एलिसा की बात करते हैं। एलिसा इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन। इन्फेक्शन बाय पैथोजन कैन बी डिटेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ एंटीजन्स, चाहे प्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन और बाय डिटेक्टिंग द एंटीबॉडी सिंथेसिस अगेंस्ट द पैथोजन। ये होता है एलिसा। अब देखिए ट्रांसजेनिक एनिमल्स, एनिमल्स दैट हैव हैड देयर डीएनए मैनिपुलेटेड टू possess and express an extra foreign gene are known as transgenic animals. Transgenic rat, rabbit, pig, sheep, cow and fish have been produced, although over 95% of the existing transgenic animals are mice. Why these animals being produced? How can many benefits such as modification? So let us try and explore somehow the common reactions. बहुत ही बढ़िया। अब आ जाइए कि normal psychology and other। मैं देखो अब तो मैंने पिछले 10-15 मिनट से मेरी स्पीड भी बढ़ा दी है, फिर भी देखिए ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है तो टाइम तो लगेगा। अब आप ऐसा सोच रहे हो कि अभी के अभी मैं तुरंत से खत्म कर दूं, कैसे करूंगा, लगभग 10 मिनट और लगेंगे, इतना तो आपको सहन करना पड़ेगा। देखिए नॉर्मल साइकोलॉजी एंड डेवलपमेंट क्या होता है, ध्यान से समझिए। Transgenic animals can be specifically designed to allow the study of how genes are regulated. ये क्या होता है कि कैसे जीन्स रेगुलेट होते हैं and how they affect the normal functions, और कैसे ये किसी नॉर्मल फंक्शंस को अफेक्ट करते हैं, ठीक है, और उसका कैसे डेवलपमेंट करते हैं। एग्जांपल, study of complex factors involved in growth of such as insulin like growth factors by introducing genes from other species that alter the formation in this factor and studying the biological effects that results information is obtained about the biological role of the factor in the body। बहुत ही बढ़िया। सेकंड है डिजीज की स्टडी करना, कि स्टडी की कर लूंगा कैसे, डिजीज की। मैनी ट्रांसजेनिक एनिमल्स डिजाइन होते हैं ताकि वो क्या कर सके, अंडरस्टैंडिंग बढ़ा सके कि हाउ जीन्स कंट्रीब्यूट इन द डेवलपमेंट ऑफ डिजीज, मतलब कब ये जब डिजीज बढ़ती हैं तो उस डिजीज के बनने पर कैसे जीन्स का कंट्रीब्यूशन देखने को मिलता है। These are specifically made to serve as a models for human diseases so that investigation as a new treatments for diseases is made up possible. Today transgenic models exist for many human diseases such as cancer, cystic fibrosis, rheumatoid arthritis and Alzheimer's। इनके लिए आपके पास में ट्रांसजेनिक चीजें देखने को मिल जाती हैं। अब आ जाइए कि बायोलॉजिकल प्रोडक्ट क्या होता है।
थर्ड पॉइंट क्या है, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट क्या होता है। तो ध्यान से समझना कि बायोलॉजिकल प्रोडक्ट मतलब ये है कि मेडिसिन रिक्वायर्ड टू ट्रीट सर्टेन ह्यूमंस, मेडिसिन जो है बहुत सारे ह्यूमंस को ट्रीट करने के लिए रिक्वायर्ड होती हैं। बहुत ही बढ़िया। मेडिसिन रिक्वायर्ड टू ट्रीट, ये बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स है। मेडिसिन रिक्वायर्ड टू सर्टेन ह्यूमन डिजीज कैन कंटेन बायोलॉजिकल प्रोडक्ट, जैसे कि कुछ ऑफन एक्सपेंसिव भी होते हैं। ट्रांसजेनिक एनिमल्स दैट प्रोड्यूस यूजफुल बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स कैन बी क्रिएटेड बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ द पोर्शन ऑफ डीएनए और जीन्स व्हिच कोड्स फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, सच एज ह्यूमन प्रोटीन होता है अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन होता है जो कि क्रिएट करता है एम्फीसीमा को। सिमिलरली कुछ अटेम्प्ट्स होते हैं जो कि फिनेल लाइक टोरिया पीकेयू, इसको मैं थोड़ा ढंग से समझाता हूँ, थोड़ा सा ढंग से। ये देखिए, ये क्या है, फिनाइल कीटोनोरिया है, पीकेयू, बहुत ही बढ़िया। उसको और सिस्टिक फिब्रोसिस को भी 1997 के अंदर एक पहला ट्रांसजेनिक काउ रोजी प्रोड्यूस हो गया था, ह्यूमन प्रोटीन एनरिच मिल्क, जिसमें 2.4 ग्राम पर लीटर था। द मिल्क कंटेन द ह्यूमन अल्फा लैक्टोबियम एंड वाज नेचुरली अ मोर बैलेंस्ड प्रोडक्ट फॉर ह्यूमन बेबीज देन अ नेचुरल काउ मिल्क। उसके बाद में क्या है, उसके बाद में है वैक्सीन की सेफ्टी कि सर वैक्सीन की सेफ्टी। अब देखिए धड़ाधड़ पढ़ा रहा हूँ, आप ही कह रहे हैं कि आप बोर हो रहे हो, तो मैं आपको खत्म करवा रहा हूँ धड़ाधड़, लेकिन समझा रहा हूँ। ट्रांसजेनिक माइस जो होता है डेवलप होता है फॉर द यूज ऑफ टेस्टिंग द सेफ्टी ऑफ वैक्सीन बिफोर दे आर यूजिंग ह्यूमंस। देखिए कोई भी जो वैक्सीन बनती हैं तो उसको ट्रांसजेनिक माइस में इंसर्ट किया जाता है सबसे पहले, और उस माइस के ऊपर ऑब्जर्व किया जाता है कि वो वैक्सीन क्या असर कर रही है। अगर सही असर कर रही है तो उसके बाद में ह्यूमंस को दिया जाता है, और अगर गलत असर कर रही है तो फिर उसको ह्यूमंस को नहीं दिया जाता है। बहुत ही बढ़िया। ट्रांसजेनिक माइस आर बीइंग यूज्ड टू टेस्ट द सेफ्टी ऑफ द पोलियो वायरस, पोलियो वैक्सीन, यहां तक कि पोलियो वैक्सीन को भी पहले ट्रांसजेनिक माइस पर यूज किया जाता है और वो सक्सेसफुल रही एंड फाउंड टू बी रिलायबल, और रिलायबल रही तो इसको फिर रिप्लेस करके हमने मंकीज में यूज किया टू टेस्ट द सेफ्टी ऑफ बैचेस ऑफ द वैक्सीन। बहुत ही बढ़िया, पहले माइस में फिर मंकी में फिर मैमल्स यानी कि मानव के अंदर। बहुत ही बढ़िया। केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग, केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग दिस इज नोन एज टॉक्सिसिटी सेफ्टी टेस्टिंग भी कहा जाता है। द प्रोसीजर इज द सेम एज दैट यूज्ड फॉर टेस्टिंग टॉक्सिसिटी ऑफ ड्रग्स। Transgenic animals are made that carry genes which them more sensitive to toxic substance than transgenic animals. They are then exposed to the toxic substance and the effect is studied. Toxicity testing is such animals allowed to the option result in less time. बहुत ही बढ़िया। अब आ जाइए कि एथिकल इश्यूज क्या क्या हैं। ठीक है, एथिकल इश्यूज की बात कर लेता हूँ। वैसे देखो मेरे ख्याल से अपने एथिकल इश्यूज फिर बायोप्रेसी ये हो गया, अच्छा हो गया, चलो एथिकल इश्यूज भी देख ही लेते हैं कि एथिकल इश्यूज क्या होते हैं। ठीक है, देखिए, सॉरी, एथिकल इशू क्या होता है वो जरा ध्यान से समझिए। द मैनिपुलेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बाय द ह्यूमन रेस कैन नॉट बी गो फर्दर विदाउट रेगुलेशन। सम एथिकल स्टैंडर्ड्स आर रिक्वायर्ड टू इवैल्यूएट द morality of all human activities that might help or harm organisms. Going beyond the morality of such issues, the biological significance of such things is also important. Genetic modification of organism can have unpredictable results when such organisms are introduced into the ecosystem. कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको मैं इकोसिस्टम के अंदर इंट्रोड्यूस कर दूं तो उनके जो जेनेटिक मॉडिफिकेशन होता है वो भी अनप्रेडिक्टेबल होता है। Therefore, the Indian government has set up an organization such as GEAC, इसकी फुल फॉर्म याद रखनी है, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, ये इंडियन गवर्नमेंट ने बनाई दी है, इसकी भी फुल फॉर्म आपको याद रखनी है। Which will make decision or regarding the validity of GM research and the safety of introducing GM organisms on public service, जो सब इसकी सेफ्टी वगैरह को डिसाइड करती हैं। The modification uses of living organisms such as public services as food and medicine source, for example, has also created problems with the patient granted for the same. There is growing public anger that certain companies are being granted patents for products and technologies that make use the genetic materials, plants and other biological sources that have long been identified, developed and used by farmers and indigenous people of a specific region or a country. यहाँ तक आप लोगों को कोई भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अब हमारे चैप्टर का लास्ट स्लाइड जो है वो मैं आपको बता देता हूं और उसके बाद में हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा, तो अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये हमारे चैप्टर की लास्ट स्लाइड है बेटा, ठीक है, ये हमारे चैप्टर की लास्ट स्लाइड है, देख लीजिए जरा, भगवान करे ये ना आते। हो मालिक मालिक मालिक, इसको हटने मत देना।
हाँ, राइस इज एन इम्पोर्टेंट फूड ग्रेन। जो चावल होते हैं, अरे चावल कहाँ हिट रहे, देखिए चावल जो होते हैं वो एक इम्पोर्टेंट फूड ग्रेन है। द प्रेजेंस ऑफ विच गोज बैक थाउजेंड्स ऑफ ईयर इन एशियाज एग्रीकल्चरल हिस्ट्री। देयर इज एन एस्टिमेट 2 लाख वेराइटीज है राइस की इंडिया के अंदर अकेले। आप जो चावल खाते हो, इंडिया गेट, बासमती, दुबार, टीबार एक्सेट्रा, वो सब उसके अलावा भी 2 लाख वेराइटीज है चावल की इंडिया के अंदर। द डाइवर्सिटी ऑफ राइस इन इंडिया इज वन ऑफ द रिचेस्ट इन द वर्ल्ड। चावल की जो डाइवर्सिटी है वो इंडिया के अंदर बहुत ही ज्यादा है पूरी दुनिया के अंदर। बासमती राइस इज डिस्टिंक्ट फॉर इट्स यूनिक अरोमा एंड फ्लेवर एंड 27 डॉक्यूमेंटेड वेराइटीज ऑफ बासमतीज आर ग्रोन इन इंडिया। बासमती चावल को सबसे बेस्ट माना जाता है और 27 वेराइटीज इसकी भी बासमती की अलग अलग प्रकार की देखने को मिलती हैं। देयर इज रेफरेंस टू बासमती इन एशियन टेक्स्ट, folklore, poetry, and has been grown in the centuries. In 1997, an American company got patent right on basmati rice to the US Patent and Trademark Office. This is allowed the company to sell a new variety of basmati in US and abroad. अब बासमती चावल की जो नई वेराइटीज हैं वो यूएस के अंदर और इंडिया के बाहर भी देखने को मिलती हैं। दिस न्यू वेराइटी ऑफ बासमती हैड एक्चुअली बीन डिलीवर्ड फ्रॉम इंडियन फार्मर्स वेराइटीज। इंडियन बासमती वाज क्रॉस्ड द सेमी ड्वार्फ वेराइटीज एंड क्लेम्ड एज एन इन्वेंशन ऑफ अ नोवेल्टी। द पेटेंट एक्सटेंड द फंक्शन इक्विवेलेंट, implying that other people selling basmatis will be restricted by the patent. Several attempts has also been made to patent uses, products and processes based on Indian traditional herbal medicines, जैसे कि टर्मरिक, नीम हो गया। If we are not vigilant and do not immediately counter these patent applications, other countries individuals may encash on our rich legacy and we may not be able to do anything about it. अब देखिए क्या, अब ये तो छोटी छोटी बात है चावलों के बारे में, इसको भाई मैं बताऊं। अब देखिए बायोपायरेसी क्या होता है, इसकी जो ये समस्या है ना इसको मैं हटा दूंगा क्योंकि अब मेरा इसने दिमाग खराब करके रख दिया, ठीक है ना। ये थोड़ा टाइम होता है, कोई ना कोई इसकी समस्या है, ये खैर कोई नहीं। बायोपायरेसी क्या होता है, आज हमारे इस चैप्टर का, इस लेक्चर का आखिरी टॉपिक है, 2 मिनट के अंदर खत्म करते हैं। बायोपायरेसी होता है एक टर्म जो कि यूज होता है रेफर द यूज ऑफ बायो रिसोर्सेज बाय मल्टीनेशनल कंपनीज। जो मल्टीनेशनल कंपनीज बायो रिसोर्सेज को यूज करती हैं उसके लिए एक टर्म होता है बायोपायरेसी। एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन विदाउट प्रॉपर authorization from the countries and people concerned with the compensatory payment. Most of the industrial nations are rich financially but poor in biodiversity and traditional knowledge. In contrast, the developing and the underdeveloped world is rich in biodiversity and traditional knowledge related to bioresources. Traditional knowledge related to bioresources can be exploited to develop modern applications and can also be used to save time, effort and expenditure during their commercialization. There has been growing realization of the injustice, inadequate compensation and benefit sharing between developed and developing countries. Therefore, some nations are developing laws to prevent such unauthorized exploitation of their bioresources and traditional knowledge. कुछ ऐसे देश भी होते हैं जो उनके ट्रेडिशनल नॉलेज को, बायोरिसोर्सेज को यूज करने के लिए अनऑथोराइज्ड भी मानते हैं। The Indian Parliament has recently cleared the second amendment in the Indian Patent Bills that takes such issues into consideration, including patent terms of emergency provisions, research and development initiative। ये बहुत ही छोटी बात है, मेन बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन क्या होती है वो यहाँ से याद रख लेना, बाकी बात आप याद नहीं करोगे तो भी चल जाएगा। इसी के साथ में हम लोगों ने 2 चैप्टर आज एक साथ कंप्लीट किए हैं कि बायोडाइवर्सिटी है और दूसरा क्या है और बायोडाइवर्सिटी के अलावा एक और चैप्टर बताया है। एक सेकंड जरा रुकिएगा, मैंने आपको बता दिया कि बायोडाइवर्सिटी के प्रिंसिपल्स वगैरह क्या होते हैं और बायोडाइवर्सिटी की एप्लीकेशंस वगैरह क्या होती हैं, उसके बारे में हम लोगों ने बात कर दी है। अब हम लोग कुछ बात करेंगे इसके बारे में। अब हम कुछ भी बात नहीं करेंगे क्योंकि अब मेरे ख्याल से आप लोग पूरी तरीके से थक चुके हैं, ठीक है। ठीक है, तो यहां तक हम लोगों का कंप्लीट हो चुका है। मैं पानी पी लेता हूँ, उसके बाद एक शायरी हो जाती है, फिर खत्म करते हैं। अच्छा हाँ, एक इंफॉर्मेशन देनी है वो मैं आपको दे देता हूँ। इंफॉर्मेशन ये है, ध्यान से सुनना। एक इंफॉर्मेशन ये दे रहा हूँ कि मैंने आपको एक बार बताया था कि अदम्य के ऐप पर जाना है आप लोगों को,
प्ले स्टोर पे, और वहां पर जाकर आपको ₹10 में एक बैच था लैब असिस्टेंट का, उसको परचेज करना है। और उस पर मेरे जितने भी जो हैंड रिटन तो नहीं कह सकते, जितने भी जो पीडीएफ है, ये क्लास पीडीएफ, वो आपको वहां पर अवेलेबल हो जाएगी। लेकिन हुआ ये है कि 10 लेक्चर तक तो आपको वहां पर अपलोड होती हुई मिल गई होगी, लेकिन अब आज हमारे 16 लेक्चर हो चुके हैं। तो ये जो 11 से लगाकर 16 लेक्चर तक की पीडीएफ है, ये उस पर अपलोड नहीं हो पाई है किसी भी टेक्निकल इश्यू के कारण। तो अगर आपको वो पीडीएफ चाहिए तो आप उसका एक अल्टरनेट ऑप्शन ये है कि आप लोग मुझे मेरे टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, और उस टेलीग्राम पर मैसेज करने के बाद में आप मुझे बोल सकते हैं कि मुझे सर यहाँ से पीडीएफ चाहिए। तो आप कहोगे तो मैं पहले से लगाकर 16 तक पूरी पीडीएफ भेज दूंगा, और आप कहोगे तो मैं 11 से लगाकर 16 तक पूरी पीडीएफ भेज दूंगा। रही बात पेमेंट की, तो जिन लोगों ने अदम्य ऐप को परचेस कर लिया है और परचेस करने के बाद में उन्होंने उस बैच का एक्सेस ले लिया है, तो उनको तो टेलीग्राम पर मैं फ्री ऑफ कॉस्ट में ये सारे पीडीएफ दे दूंगा, क्योंकि आपने ऑलरेडी 10 रुपए दे दिए हैं। लेकिन जिन लोगों ने परचेज नहीं किया है, तो वो बेटा मेरे को 10 रुपए देना, फिर अदम्य से परचेज करवा के मैं आपको ये प्रोसीड करवा दूंगा। तो ये थी इंफॉर्मेशन। मेरा टेलीग्राम चैनल आपको मिल जाएगा, महेश सरेल के नाम से है, और मैं आपको जो टेलीग्राम चैनल की लिंक है वो इसके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, तो आप उस लिंक के जरिए मेरे से मिल सकते हैं। ठीक है, तो वहां पर आप मैसेज कर दीजिएगा, जो भी होगा हम उस पर डिस्कस कर लेंगे, और आपको जो आपके नोट्स है वो मिल जाएंगे। तो अब आपने यहाँ तक आए, मेहनत करी, उसके लिए बहुत बहुत बड़ा थैंक यू। और आज तो सच में थैंक यू कि आप लोगों ने इतना बड़ा लेक्चर अटेंड किया है और इतना धैर्य भी रखा है। आपके लिए बहुत ही शानदार बड़ी सी स्माइल, ये स्माइल थोड़ी सही नहीं बनी है, इसके बाद भी बना देता हूँ। ठीक है, तो अब देखिए शायरी वायरी हो जाए और फिर उसके बाद मैं आपको बाय कहता हूँ। शायरी ये है कि मंजिलें क्या है, रास्ता क्या है, मंजिलें क्या है, रास्ता क्या है, तो हौसला तो रख, फिर फासला क्या है। ठीक है, तो उसके बाद में आपको ओके, टाटा, बाय बाय, ऑल द वेरी बेस्ट।